हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज बी सीटेड। हाँ जी, चलो तो सब बच्चे ठीक ठाक कैसे हैं? सब लोग शुरू करें आज की क्लास को। हाँ जी, आज हमें सीए इंटर में एक नया पेपर शुरू करना है। पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सीए इंटर का पेपर है, ग्रुप 2 का पेपर है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले बच्चों सबको। ऑडिटिंग एंड एथिक्स, सबसे पहले सवाल आता है ऑडिटिंग क्या होता है? मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता है ऑडिटिंग क्या होता है? हाँ, ऑडिटिंग मीन्स, अच्छा जी, ऑडिटिंग का मतलब आप लोगों ने बोला ऑडिटिंग का मीन्स चेकिंग, ठीक है। एथिक्स का मतलब बंदा एथिकल होना चाहिए, हमारी मोरल वैल्यूज, हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स है ना, हमारे मोरल्स कैसे हैं, हमारी रिश्वत वाले दिमाग है या ईमानदारी सिंसेरिटी वाला दिमाग है ना। अब आप बताओ, इंस्टीट्यूट कहता है ऑडिटर, ऑडिटिंग का मतलब चेकिंग करना। आप सबने सही बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, चेकिंग करना इज ऑडिटिंग। एथिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे ये बताओ। पहले एथिक्स सीए फाइनल में था, सीए फाइनल में आज भी एथिक्स का टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। इन्होंने इंटर में भी डाल दिया एथिक्स उठा के। कारण आजकल के जो, अच्छा ऑडिट करता कौन है? सीए। सीए को क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे? ऑडिटर। ऑडिटर ऑडिट करता है। क्या ऑडिटर इशारा समझ आ रहा है? गलत काम करता है, क्या उसे गलत काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? किताब की बात करना मेरे से। उसे एथिकल होना चाहिए। एथिकल मतलब अच्छे मोरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अब ये इनको लगता है इंटर से ही बच्चों को पढ़ाओ, बेटा गलत काम नहीं करना, पैसे लेके गलत काम नहीं करना, कि तुम्हें इंटर से पढ़ाएंगे। फाइनल में फिर 20 नंबर के कोर्स में डाल देंगे, बेटा एथिकल रहना, बेटा अनएथिकल काम मत करना। बताओ कितनी वैल्यू देते हैं एथिक्स को। लेकिन बच्चे इंटर और फाइनल में ही एथिक्स पढ़ते हैं, जिंदगी में एथिक्स को भूल जाते हैं। जब रियल लाइफ में बच्चे ऑडिट शुरू करते हैं तो बताओ क्या होता है? ऑडिटर ऑडिट करता है, क्या करता है? एथिकल होता है या एथिकल नहीं रहता? ऑडिटर एथिकल होता ही नहीं है। नहीं देखो, मैं ये नहीं बोलता सारे ऑडिटर एथिकल नहीं होते, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बट ज़्यादातर ऑडिटर क्या गलत काम कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए। तो चलो शुरू करती। अब आज की क्लास ऑडिट से शुरू होती है एक सोसाइटी से। तो लो जी सुनो एक एग्जाम्पल एक सोसाइटी का। एक सोसाइटी में उन्हें एक डॉग की जरूरत है, उन्हें एक कुत्ता चाहिए, डॉग चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने डॉग बुलाया और डॉग को गेट पे खड़ा कर दिया सोसाइटी के। जो भी बंदा सोसाइटी के अंदर घुसता है, डॉग सबको देखता है। डॉग भौंकता नहीं है, बाक नहीं करता। हर बंदा जो भी अंदर घुस रहा है सोसाइटी में, डॉग सबको देख रहा है। जब कोई बंदा अजीब लगता है तो डॉग बाक करता है। हर बंदे को देख के बार्क नहीं करता, जो चीज उसे अजीब लगती है बार्क करते हैं। लोग सामान लेके अंदर घुस रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कोई लगेज लेके आ रहा है, कोई बैग लेके आ रहा है, डॉग हर किसी का बैग नहीं सूंघता। अगर कहीं उसे कुछ गड़बड़ लगे, कहीं पे कुछ अजीब लगे, कोई बंदा सस्पिशियस लगे, उस बैग को वो स्निफ करता है, स्निफ समझ के सूंघता है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। डॉग हर बंदे को देख के नहीं भौंकता, जिसमें गड़बड़ लगती है उसको देख के भौंकता है। हर बैग को नहीं सूंघता, जिस बैग में गड़बड़ लगती है उसको देखता है। हर फ्लैट में नहीं घुसता, फ्लैट समझ गए, जो सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स हैं, हर फ्लैट्स में नहीं जाता। कोई स्ट्रेंजर आता है तो डॉग भौंकता है। स्ट्रेंजर समझ के, सोसाइटी के रूटीन लोगों को देख के नहीं भौंकता, स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकता है। इस डॉग का नाम रखें, इस डॉग को नाम दे देते हैं इस डॉग इज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग वर्ड समझ गए? ये सबको देखता है लेकिन बाक नहीं करता, जहां गड़बड़ होती है बस वहां बाक करता है। अब लो जी डॉग नंबर 2 लेके आते हैं। सबको डॉग 1 सुनाई दिया। अब डॉग नंबर 2 का नाम रखते हैं ब्लड हाउंड। सीआईडी का कुत्ता, पुलिस का कुत्ता, उसको गेट पे खड़ा कर दिया। भाई साहब हर बंदा जो भी सोसाइटी के अंदर घुस रहा है, हर बंदे को सूंघ रहा है, हर बंदे को सूंघ रहा है, हर बंदे को सूंघ रहा है। और जरा सा किसी बंदे पे डाउट लगे तो उसको एकदम भौंकना शुरू कर देता है, किसी की टांग पकड़ लेता है। जो बंदा भी सोसाइटी में घुस रहा है, हर किसी का बैग सूंघ रहा है, हर किसी के फ्लैट में घुस के सारे कमरों में जा जाके सूंघ के आ रहा है
किसी बैग पे डाउट हो जाए ना, बैग को पूरा फाड़ देता है। सीआईडी के कुत्ते देखे हैं आप लोगों ने कभी? इन्हें बोलते हैं ब्लड हाउंड। अब आपने दोनों कुत्तों का नेचर समझ लिया। अब मेरे से पहले कुत्ते की बात करो, वॉच डॉग। वॉच डॉग सोसाइटी में है, सोसाइटी में चोरी हो गई, क्या वॉच डॉग को डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? वॉच डॉग गेट पे था, सोसाइटी में चोरी हो गई, क्या वॉच डॉग रिस्पॉन्सिबल? यस या नो? शुड ही बी रिस्पॉन्सिबल? उसने अपनी तरफ से, जो मैंने आपको उसका नेचर बताया, उसने सब कुछ किया था, फिर भी सोसाइटी में चोरी हो गई एक फ्लैट में, वॉच डॉग लायबल या नॉट लायबल? व्हाट अबाउट अगर वहां ब्लड हाउंड होता? लायबल। रीजन बताओगे क्यों? क्या दोनों में फर्क क्या समझ आया? आप बताओगे वॉच डॉग और ब्लड हाउंड में कौन सा ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस है, कौन सा ओवर रिएक्टिव है? क्या हर किसी को देख के भौंकना, हर चीज के ऊपर सवाल जवाब करना? अब अगर कोई बंदा, कोई डॉग ब्लड हाउंड नेचर का है, हर चीज को देख रहा है, जब वो हर चीज को देख रहा है तो चोरी होने का, तो गड़बड़ होने का तो सवाल है ही नहीं। अगर चोरी हो गई तो इसका मतलब ब्लड हाउंड ने ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि ब्लड हाउंड तेरा तो काम था हर चीज को देखना। अब तुम बताओ, तुम्हें दोनों डॉग का नेचर में फर्क समझ आया? एक ऑडिटर को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए? ऑडिटर शुड बी अ वॉच डॉग और ऑडिटर शुड बी अ ब्लड हाउंड? ब्लड हाउंड या वॉच डॉग? आवाज नहीं आई। ऑडिटर शुड बी अ वॉच डॉग या शुड ही बी दी ब्लड हाउंड? ब्लड हाउंड। पहले चलो दोनों में ऑडिटर का रोल डाल के देखना। माइक प्लीज, माइक प्लीज। कौन है रेडी? माइक किसके पास है? माइक देना जरा, लास्ट वाले बच्चे को देना। बेटा ऑडिटर को वॉच डॉग की तरह एग्जाम्पल से बनाइयो। आवाज खोलो यार। हाँ, ऑडिटर को वॉच डॉग का एग्जाम्पल ऐसा बनेगा, ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शंस को देखेगा, सेल को भी चेक करेगा, परचेज को भी देखेगा, सैलरी को भी देखेगा, रेंट को भी देखेगा। जिसमें गड़बड़ लगी उस पर सवाल जवाब करेगा और जिनमें गड़बड़ नहीं लगी उन पर टिक मार देगा। ये तो हो गया कौन सा ऑडिटर? वॉच डॉग। अब ब्लड हाउंड वाला ऑडिटर क्या होगा? एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखेगा, हर चीज पे सवाल जवाब करेगा, एक एक बिल पे जवाब करेगा। क्या ये बिल कैसे बनाया? अगर किसी बिल पे साइन नहीं है, ये कैसे करा तुमने? हर चीज को बहुत बारीकी से देखेगा। अब आप बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ऑडिटर शुड बी लाइक अ वॉच डॉग और शुड बी लाइक अ ब्लड हाउंड? सर वॉच डॉग की तरह होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी लाइक अ वॉच डॉग। व्हाई बेटा? व्हाट इज योर लॉजिक? सर जैसे कोई भी अगर बैलेंस शीट है तो वो नहीं बनाना ना ऑडिटर, वो हर चीज को देखेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको, बस मतलब हर चीज इन्होंने को एक बात ज्यादा बोली, ध्यान ना दे। अगर ऑडिटर ब्लड हाउंड की तरह काम करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेगा तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इनका लॉजिक है कि ऑडिटर शुड बी अ वॉच डॉग। साथ वाला बच्चा क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? सर ऑडिटर ब्लड हाउंड होना चाहिए। रीजन दो बेटा। सर क्योंकि वो बहुत बारीकी से देखेगा हर चीज़, उसे एक एक चीज को देखना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के रूप में एक सिनेमा हॉल में 100 टिकटें बिकी तो ब्लड हाउंड तो एक एक टिकट को चेक करेगा, किसने ली, पहली टिकट स्तुति ने ली, दूसरी टिकट ईया ने ली, तीसरी टिकट त्रिशा ने ली। ईया को कॉल करेगा, ईया तुम मूवी देखने आए थे? अच्छा कौन सी मूवी देखी थी तुमने? एक एक टिकट को देखेगा ब्लड हाउंड की तरह। और वॉच डॉग क्या करेगा? 100 टिकटें हैं, 100 की 100 टिकटें वेरीफाई करेगा, सबके बैंक अकाउंट वेरीफाई करेगा जहां से पेमेंट आई। अगर सारे पेमेंट्स जेन्युइन अकाउंट से आई हैं तो किसी को कोई कॉल कुल नहीं करेगा ऑडिट वॉच डॉग। बट ब्लड हाउंड तो भैया एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ही शुड बी अ वॉच डॉग? और ब्लड, तुम्हारी राय है ब्लड हाउंड होना चाहिए, बट ब्लड हाउंड में टाइम बहुत लगेगा। पर सर उससे एक्यूरेट डेटा मिलेगा ना? उसे एक्यूरेट डेटा मिलेगा। बिल्कुल ठीक आंसर इसने दिया कि ब्लड हाउंड में एक्यूरेसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉच डॉग। ओके, इधर लाना जरा बेटा माइक। कहां गए? उधर वाली रो में लेके जाओ, उधर वाले सुनो। गर्व, इनको तो सेकंड गर्व लेना जरा माइक, अपने आप ले, उनको नाम नहीं पता। हाँ गर्व, तुम्हारी क्या राय है? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी अपने अपने कमेंट्स लिख दो। हाँ वैसे तो ब्लड हॉग ही होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी अ ब्लड हाउंड। और उसे सर, वैसे भी इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर भी तो होते हैं। हाँ तो उसको किसकी तो सर इंटरनल ऑडिटर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट हम अच्छा बिग सवाल, हम ऑडिट कर रहे हैं। इन्होंने एक वर्ड उठाया इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट। आप में से आप सब बच्चे बताओगे, जब मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं तो कौन सा ऑडिट चल रहा है?
एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑडिट, विल नॉट टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट, ठीक है। हाँ, पर इन्होंने एक सवाल बोला, सर कंपनियां इंटरनल ऑडिट भी तो करवाती हैं, इंटरनल ऑडिटर ने जब सब कुछ ध्यान से चेक कर लिया होगा तो मेन ऑडिटर उतना ब्लड हाउंड की तरह क्यों काम करे? मेन ऑडिटर को तो किसकी तरह काम करना चाहिए? वॉचडॉग की तरह। यही बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। ओके, आगे दो अमित को माइक। अमित क्या कहते हैं? सर वॉचडॉग ही होना चाहिए। यस, तो कंक्लूजन निकाल ले, ऑडिटर शुड बी आ वॉचडॉग। रीजन, टाइम का शॉर्टेज है, पहला रीजन। बट सर वॉचडॉग होगा तो एक्यूरेसी, भाई ने बोला था ब्लड हाउंड के केस में एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, वॉचडॉग की एक्यूरेसी कम आएगी, क्योंकि वॉचडॉग उतनी डिटेल में, उतनी डेप्थ में नहीं जाएगा चेकिंग करनी जितनी डेप्थ में कौन जाएगा? ब्लड हाउंड जाएगा। तो मैं मानता हूं कि इसमें एक्यूरेसी कम होगी, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? इंस्टीट्यूट बोलता है ऑडिटर हम आपको स्टैंडर्ड्स दे देंगे, ऑडिट करने के क्या बता देंगे? आप स्टैंडर्ड्स की तरह ऑडिट करो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। अगर हम, तो हम किसके रोल की, हम काम किसकी तरह करेंगे? हम वॉचडॉग की तरह काम करेंगे। लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है, इसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे? हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी पे सवाल ना हो। अब मैं आपसे कुछ रियल लाइफ से सिनेरियो पूछता हूं, जवाब देना। माइक ले लिया? हाँ जी, ठीक है, अब मैं दे रहा हूं माइक। हाँ, मेरा क्वेश्चन, हमारे सामने एक ऑडिट हुआ सत्यम का। सत्यम ले लो, चलो सत्यम तो एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वैभव जलान क्लासेस का ऑडिट किया है किसी सीए अतुल ने। अतुल ने अपनी तरफ से ढंग से ऑडिट किया। किस रोल पे काम किया उसने? किसकी तरह काम किया? वॉचडॉग की तरह। हर चीज को चेक किया, जहां जहां गड़बड़ थी उसको डिटेल में चेक किया, बट जहां जहां गड़बड़ नहीं थी ज्यादा डिटेल में चेक नहीं किया। उसने ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया। अब आप बताओ, अतुल ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि वैभव जलान क्लासेस ओके। अगर अतुल की रिपोर्ट देने के बाद वैभव जलान क्लासेस का कोई फ्रॉड सामने आया, क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल या नॉट रिस्पॉन्सिबल? आवाज नहीं आई। वैभव जलान क्लासेस के ऑडिटर ने बोला सब कुछ सही है, बट बाद में पता लगा कि इस कंपनी में तो फ्रॉड हो रहा था, तो बताओ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल या नॉट रिस्पॉन्सिबल? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल? ऑडिटर कहेगा जी मैंने वॉचडॉग की तरह स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ चेक किया, जो जो स्टैंडर्ड बोलते थे वैसे वैसे ऑडिट किया। अगर फिर भी कोई छूट गई कोई चीज तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कौन सा ऑडिटर बोल सकता है? वॉचडॉग या ब्लड हाउंड? और ब्लड हाउंड होता तो उसको तो हम बोल सकते थे कि अगर 10 रुपए की भी गलती है तो तू रिस्पॉन्सिबल है बेटा। तो इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी पे आ जाए, सब बच्चों को लॉजिक क्लियर है? ऑडिटर शुड वर्क लाइक अ, ही शुड नॉट वर्क लाइक अ ब्लड हाउंड। बोलो बच्चे, क्या वर्ड समझ आया? इतनी सी बात क्लियर है। हमने ऑडिटर का रोल देखा। अब आइएगा, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप सब ने इंटरप्रिटेशन सही निकाली। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो ऑडिट में 11 चैप्टर्स है, बस 11 चैप्टर्स। कोई अदर लॉ नहीं, कोई फलाना लॉ नहीं, कोई टकाना लॉ नहीं, सिर्फ ये 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सिलेबस बहुत छोटा है ऑडिट का, अगर मेरे से कुछ सच पूछे तो सिलेबस छोटा है ऑडिट का। लेकिन ऑडिट लॉ से मुश्किल है। मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, मैं बता देता हूं मुश्किल है। मुश्किल कैसे सर? देखो, अगर आप में से कोई मुझसे पूछेगा समझने में इजी कौन है, तो मेरा जवाब होगा समझने में इजी ऑडिट है, लॉ से ज्यादा। बताओ, क्या लॉ में हर चीज के पीछे लिमिट्स होती हैं? कहीं एसआर, कहीं ओआर, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं आर्टिकल की परमिशन चाहिए। इतनी टेक्निकल बातें लॉ में याद रखनी होती है। ऑडिट में कोई टेक्निकल बात है ही नहीं, तो समझने में कौन इजी? ऑडिट समझने में इजी है। अब आती है सेकेंड चीज पे, लर्न करने में। लर्न करने में लॉ इजी है, ऑडिट डिफिकल्ट है। लर्निंग ऑडिट की थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ऑडिट में जो वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के, वो थोड़े ज्यादा हार्ड है। थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स हार्ड हैं एज कंपेयर टू लॉ। लॉ में वर्ड्स हार्ड नहीं है। लॉ में एक बार समझ आ गया मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, वो वर्ड्स बैठ जाते हैं दिमाग में। ऑडिट के वर्ड्स थोड़े से हार्ड है, तो ऑडिट को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मैंने आपको लॉ पढ़ा दिया, अगर मैं आज बोलूं लॉ लर्न करना है, आप सब बच्चे 10 दिन में पूरा लॉ लर्न कर सकते हो। लेकिन जब मैं ऑडिट पढ़ा दूंगा, मैं बोलूंगा 10 दिन में ऑडिट लर्न हो जाएगा, आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर, लैंग्वेज हार्ड है, थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए लर्न करने के लिए। तो मेरी सबको सजेशन है, एंड में लॉ लर्न हो जाएगा, बट ऑडिट साथ साथ लर्न करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसकी लर्निंग हार्ड है। सर लर्निंग हार्ड क्यों है? अब उसका लॉजिक सुनो। ऑडिट में मेन चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके हिसाब से हम लोग ऑडिट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स को भी स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड सिखाते ही ऑडिट कैसे होगा, ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आ सके। बेटा अब आप देखो, ये स्टैंडर्ड सारे इंडिया के बाहर बने हैं, इंडिया में नहीं बने ये स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। मतलब हम जो ऑडिट करेंगे ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो इंडियन नहीं है, वो इंटरनेशनल है। यूरोप की कंट्रीज में सब जगह वही स्टैंडर्ड चलते हैं। अब जब वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल है तो थोड़ी इंग्लिश भी तो इंटरनेशनल होगी। क्या बात क्लियर है? थोड़ी सी इंग्लिश हार्ड है। हाँ, अगर आप लोगों को वर्ड्स क्लियर हो गए ना ऑडिट के, तो आपके लिए ऑडिट बहुत आसान है। क्योंकि मैंने बोला, आप में से कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर ऑडिट समझ नहीं आया। आप लोगों की कंप्लेंट क्या होगी? सिर्फ लर्न नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा क्लास में ही आपको लर्न करवाऊं, लेकिन हम लोग सारे मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। आईसीआई ने आपको 2 मॉड्यूल दिए हैं। ये आईसीआई का मॉड्यूल 1 है ऑडिट का, और ये आईसीआई का मॉड्यूल 2 है ऑडिट का। आईसीआई ने 2 मॉड्यूल्स दिए। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये मेरी बुक है ऑडिट की, कितने वॉल्यूम है? पिछले बैच की बुक है, एक ही वॉल्यूम नहीं, एक ही बुक है 300 पेज की। कोई ज़्यादा मोटी बुक नहीं, कोई ज़्यादा पतली बुक नहीं, एक ही बुक है। मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ बुक की, जैसे लॉ की बुक थी सेम ऑडिट की बुक है। हाँ जी, 300 पेज की। अब यहाँ पे कोई वॉल्यूम 1 नहीं, कोई वॉल्यूम 2 नहीं। देख लो लास्ट पेज, 298 नंबर पेज लास्ट है। ये पिछले बैच की बुक है। अगर मैं बुक पे आऊं तो ये 300 पेज की बुक है। समरी रेडी है ऑडिट की, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूं। वो अप्रोक्सीमेटली 200 पेज की है। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन बैंक अगेन ऑडिट का अप्रोक्सीमेटली कितना पेज है? 300। एक और बुक है केस स्टडी बुक। व्हाट इज केस स्टडी बुक? इंस्टीट्यूट ने ना 100 केस स्टडीज दी हैं समय समय पे ऑडिट की। उनकी वेबसाइट पे 50 केस स्टडीज एक बार दी थी, फिर 50 और दी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 50-50 दोनों को जोड़ के 100 केस स्टडी की एक अलग बुक बना दी। मैं कहता हूं बच्चों को, बेटा हो सके तो इनमें से जितनी केस स्टडीज की घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अभी ये केस स्टडी बुक बड़ी हेल्प हुई थी बच्चों को। 10 दिन की छुट्टी आ गई थी बच्चों के पास। मैंने बच्चों को बोला, बेटा रोज की 5 या 6 केस स्टडीज करना। कई बच्चों ने तो 100 की 100 कर ली थी। और आईसीआई ने उन्हीं में से पूछा, वो केस स्टडीज मेरी है ही नहीं, वो तो आईसीआई की 50-50 केस स्टडीज की 2 कॉम्बिनेशन है। आईसीआई के पेपर में वही सेम केस स्टडीज इस बार थी। वो केस स्टडी बुक है 100 पेज अप्रोक्सीमेटली। मैंने उसके पेज नहीं गिने, 100 केस स्टडीज है उसके अंदर। अब मेरे को आपसे सजेशन चाहिए, बुक को 2 वॉल्यूम में डिवाइड कर दूं या 1 वॉल्यूम सफिशिएंट है? आधा आधा कर दूं, 150-150, 200, 150-150 पेज का 2 वॉल्यूम्स। अच्छा, क्वेश्चन बुक्स के अंदर ही ऐड कर दूं? क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन जैसे फाउंडेशन की बुक में टॉपिक था, उसके नीचे क्वेश्चन होता था, टॉपिक नीचे क्वेश्चन, टॉपिक नीचे क्वेश्चन। नहीं देखो, मेरे पास तो रेडी मटेरियल पड़ा है सारा, कट कॉपी पेस्ट करना है। बोलो, क्वेश्चन बुक अलग रहने दे, क्वेश्चन बैंक अलग रहने दे, ऑडिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। अच्छा चलो जी, आपने बोला ऑडिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं ऑडिट ना आईसीए के हिसाब से नहीं पढ़ाता। मतलब क्या है कहने का, उन्होंने जैसे चैप्टर दे रखे हैं ना, मैं इस अप्रोच में नहीं चलूंगा। मैंने सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ाना है, फिर 2 पढ़ाना है, उसके बाद मैंने चैप्टर 6 पढ़ाना है, उसके बाद मैंने चैप्टर 11 पढ़ाना है। ये 4 चैप्टर बहुत ही लड्डू चैप्टर हैं और 25 नंबर के हैं। मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखता हूं। मैं पहले हैवी चैप्टर्स करा दूंगा, हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स। अच्छा, उसके बाद मैंने उठाना है ये वाला चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8। अगर मैंने ये 7 चैप्टर करा दिए ना आपको, आपका 70 मार्क्स का ऑडिट मैंने आपको तैयार करा दिया, और बाकी के चैप्टर मैं लास्ट में उठाऊंगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये इंडेक्स जो बना है आईसीआई के हिसाब से बना हुआ है, बट मैं आईसीआई के हिसाब से नहीं चलता, मैं आगे पीछे करके चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्या कोई प्रॉब्लम? मैं एग्जाम ओरिएंटेड चलूंगा। क्या बात क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में मैं ये कर दूं जैसे मैंने पढ़ाना है? जो 7 चैप्टर मैंने पढ़ाने हैं, जिनकी वेटेज 70 नंबर की है, उन्हें मैं वॉल्यूम 1 में डाल दूं, और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं जिनकी 30-40 नंबर की वेटेज है, उसे मैं वॉल्यूम 2 में डाल दूं। ऐसे अलाउड? या सीरियल ऑर्डर में रखूं, पहले 5 चैप्टर फिर 6 से? फिर उसमें क्या होगा ना, कभी तुम्हें मैं बोलूंगा वॉल्यूम 1 लेकर आओ, कभी बोलूंगा वॉल्यूम 2 लेकर आओ। हाँ ठीक है, इसमें हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं चैप्टर नंबर नहीं बदलूंगा,
मैं आईसीआई का, क्योंकि ना बच्चे आरटीबी करते हैं आईसीआई के ना, आईसीआई के आरटीबी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं, मैं चैप्टर का नंबर नहीं हिलाऊंगा। फॉर एग्जांपल इसका नंबर 1-2 है तो 1-2, मेरी बुक में 1-2 के बाद 3 नहीं आएगा, सीधा कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, 3-4-5 नहीं आएंगे, सीधा कौन सा आएगा, 6 आएगा, 1-2-6 के बाद 11 ऐसे आएंगे। क्या बात क्लियर है? तो मेरी तरफ से आपको बुक्स जल्दी मिल जाएंगी। हाँ, क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूं बेटा आपको, मैं सब कुछ रेडी है। ये हो गई आपकी ऑडिट की बुक, ये रहा क्वेश्चन बैंक, ये नहीं, ये तो वो वाला है, 1 मिनट देखना, क्वेश्चन बैंक ऑडिट का तो लॉ का होगा। ये भी टेबल में नहीं है, टेबुलर फॉर्म में है। ये टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, अभी मेरे पास ये वाली फाइल है नहीं। क्वेश्चन बैंक भी रेडी है। देखो और कुछ है यहाँ पे, तो लॉ का मटेरियल पड़ा है सारा। नहीं, कोई बात नहीं। ये समरी बुक रेडी है। ये देखो, ये है 200 पेज की, पूरा ऑडिट इसमें 200 पेज का है। मैं पेज इसको 150 भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे बच्चों ने बोला सर हमें पॉइंटर्स ही चाहिए। आप देख रहे हो, आप खुद देखो, मैंने इन चीज़ों को पॉइंट्स में डाला, लाइनें इसलिए ज़्यादा लग रही हैं। मैं अगर इनको पॉइंट्स हटा दूं तो ये 150 पेज भी नहीं बन रहे। कई तो ऐसे वर्ड्स हैं जो एक एक वर्ड एक एक लाइन में है, एक एक वर्ड एक एक लाइन में आएगा, लेकिन पॉइंटर फॉर्म में है पूरे की पूरी। क्लियर है? समरी रेडी, बुक रेडी, सारा मटेरियल रेडी है आपका। हाँ जी, कर दे शुरू भगवान का नाम लेके। कोई डाउट किसी को? कई बच्चे लिख रहे हैं सर एक ही बुक होनी चाहिए, कितना मोटिवेशन मिलता है, ऑडिट की एक ही बुक है। हाँ, लेकिन बेटा मेजॉरिटी इज सेइंग के डबल कर दो, 2 वॉल्यूम कर दो। तो पिछले बैच के बच्चों का भी ये फीडबैक एंड में आया था, सर बुक 2 वॉल्यूम में होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 2 वॉल्यूम में बुक रहेगी। सब लोग रेडी हैं अब? हाँ जी सर, ऑडिट का जन्म कैसे हुआ? आप थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। ऑडिट का जन्म कैसे हुआ? देखो, एंशिएंट टाइम्स, मिडीवल टाइम्स और रीसेंट टाइम, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बहुत पुराने समय की बात करती बेटा, 4th सेंचुरी में ले गए BC। उस जमाने में भी क्या ऑडिट होता था? अब किताब कहती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं हिंदी में, हिंदू धर्म में पता अर्थशास्त्र क्या होते हैं। कौटिल्य के जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें ये तीन वर्ड्स दिखे हैं। पहला वर्ड क्या दिखा? फिक्स्ड अकाउंटिंग। भाई साहब, उस जमाने में फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर। और क्या वर्ड दिखा? अकाउंट क्लोजर प्रोसेस। सब बच्चे बताओ, अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। ये चीज भी उस समय होती थी। और तीसरी चीज पीरियोडिक चेकिंग। पीरियोडिक मतलब साल में एक बार चेकिंग भी होती थी चीजों की। पीरियोडिक चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का मतलब क्या? ऑडिट होता था। 4th सेंचुरी से हो रहा है। क्या बात क्लियर है? ऑडिट एग्जिस्टेड इन मेनी एंशिएंट सोसाइटीज इंक्लूडिंग इंडिया के अलावा और भी सोसाइटीज में होता था। अब अगर हम मिडीवल टाइम पे चले तो ऑडिट वर्ड निकला कहां से? अलर्ट। ऑडिट एक लैटिन वर्ड ओडायर से निकला है। ऑडिट एक लैटिन वर्ड ओडायर से निकला। ओडायर का मतलब क्या होता है? सुनना, सुनना। तो देखो क्या, ऑडिटर लिसन्ड टू अकाउंट्स। ऑडिटर सुनते थे। सुनते थे मतलब ऑडिटर ऑडिट कैसे करते थे? ऑडिटर के सामने अकाउंट्स को रीड किया जाता था। जो एम्प्लॉइज होते थे ना, वो अकाउंट्स ऊंचा ऊंचा पढ़ते थे, ऑडिटर सुनते थे। हाँ सुनाओ क्या बात है? सर सैलरी 100 रुपया। सैलरी 100 रुपया, ठीक है चलो। रेंट? सर 20 रुपये रेंट दी है। वो सुनाते थे, ऑडिटर सुनते थे, ये देखने के लिए क्या एम्प्लॉइज ने कोई लापरवाही तो नहीं करी, नेग्लिजेंस तो नहीं करी। क्योंकि उस जमाने में ज्यादा ट्रांजेक्शन होते नहीं थे कि पेपर पेन लेके चेकिंग करने। सिर्फ कुछ ट्रांजेक्शन होते थे, ओरली सुनते थे हम लोग, पुराना जमाना। लेकिन जब समय बदला, रीसेंट टाइम में आओ, सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज किया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेटा जब इंडस्ट्रीज आई तो ह्यूज ट्रेड एक्सपेंशन हुआ, बिजनेस बढ़े। जब बिजनेस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ी, हायर डिमांड फॉर ऑडिटर्स। बिजनेस बढ़े तो ऑडिटर्स की डिमांड बढ़ी।
अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे और ये बात करेगा प्राइवेट सेक्टर की। आप बताओगे गवर्नमेंट सेक्टर का ऑडिट होता है या प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट होता है? दोनों का होता है। गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है दोस्तों, बताना। हाँ जी, मैंने वर्ड लिखा, फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम आजकल किस नाम से बुलाते हैं? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया में इस साल अपॉइंट हो गया था। बेटा इसका काम था गवर्नमेंट के लिए अकाउंट्स बनाना, गवर्नमेंट के लिए ऑडिट करना। गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स और ऑडिट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ऑडिटर जनरल की। आज भी प्रेजेंट में ये है? हाँ जी सर, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट की सारी रिसीट्स, गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स का ऑडिट करते हैं। तो गवर्नमेंट में मेरा सवाल, डिफेंस का ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। आप पार्लियामेंट का ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। जितने स्टेट के इंडियन रेलवे का ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। अब अगले सवाल पे चलो, 1949 में कौन एस्टैब्लिश हो गया था? एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको पार्लियामेंट ने बनाया था। इसका काम था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंडिया में रेगुलेट करना। प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट सारा किसके हाथ में है दोस्तों, बताओ? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे रेगुलेशंस कौन लाते हैं, उन पे नजर कौन रखता है? आईसीएआई। तो ऑडिट तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, पेपर के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, बस एक थ्योरी होती है ना कि ऑडिट कब से चल रहा था। क्या बात क्लियर है? अगर मैं पूछूं ऑडिट कब से चल रहा है तो जवाब होगा सर कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका जिक्र आता है। उस जमाने में भी अकाउंट्स क्लोज होते थे, ऑडिट होता था। फिर मैं पूछूं ऑडिट कहां से डिराइव हुआ है? सर एक लैटिन वर्ड ओडायर है जिससे डिराइव हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? सुनना। ऑडिटर सुनता था अकाउंट्स, उसके सामने एम्प्लॉइज रीड करते थे। फिर रीसेंट टाइम पे आ जाओ, रीसेंट टाइम पे क्या जवाब दोगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ऑडिट की डिमांड बढ़ गई। पहले सीएजी आया 1860 में, उसने गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट किया। फिर 1949 में आईसीएआई बन गया। 1949 के बाद आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट किया। अच्छा, किताब में इतना लिखा है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलने का मन कर रहा है, अलाउड या नॉट अलाउड? 1949 में आईसीएआई बना और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए। तो 1949 से पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे ही नहीं। और 1949 से पहले क्या प्राइवेट गवर्नमेंट ही बिजनेस करती थी या प्राइवेट लोग भी बिजनेस करते थे? 1949 से पहले प्राइवेट लोग, टाटास का नाम अगर आपने सुना हो, टाटास तो 1882 के आसपास के बने हुए हैं। 1886 के आसपास टाटा स्टील जो उनकी है वो 1886 की है। अब टाटा स्टील कोई गवर्नमेंट एंटिटी है या प्राइवेट एंटिटी है? प्राइवेट एंटिटी। तो सीएजी तो ऑडिट नहीं करता था टाटा स्टील का, तो टाटा स्टील का ऑडिट कौन करता था? 1949 से पहले जब तक सीए नहीं थे, टाटा स्टील का ऑडिट कौन करता था? क्वेश्चन समझ आया किसी को मेरा? 1914 इन्होंने किताब में बोल दिया 1949 में सीएजी आईसीए बना, मैंने मान लिया। इन्होंने बोला सीएजी गवर्नमेंट सेक्टर का करता था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो कंपनीज थी उनका ऑडिट कौन करता था 1949 से पहले? तो जवाब है बेटा डिप्लोमा होल्डर्स। उस जमाने में सीए नहीं होते थे, हम क्या वर्ड यूज करते थे? डिप्लोमा होल्डर्स। सर्टिफाइड ऑडिटर्स भी कई लोग, कई किताबों में आपको यह वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, सर्टिफाइड ऑडिटर्स। उस जमाने में सीए इंस्टीट्यूट नहीं होता था, बट प्रोसीजर यही होता था। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कुछ इंस्टीट्यूट्स होते थे, वो इंस्टीट्यूट पेपर लिया करते थे, बिल्कुल सीए इंस्टीट्यूट की तरह। जो बच्चे वो पेपर पास करते थे उन्हें लाइसेंस मिल जाता था। लाइसेंस किस चीज का बेटा? वो लोग ऑडिट कर सकते थे। उन्हें बोलते थे सर्टिफाइड ऑडिटर्स, डिप्लोमा ऑडिटर्स। आखिरी सर्टिफिकेट बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट था वो इशू किया करता था। तो किसी बच्चे को अगर ऑडिटर बनना होता था सीए इंस्टीट्यूट से पहले, 1949 से पहले, तो वो बॉम्बे जाया करता था, बॉम्बे में एग्जाम पास किया करता था, एग्जाम मिल जाता था तो उसको डिप्लोमा मिल जाता था कि भाई तू ऑडिट शुरू करते। वो लोग ऑडिट करते थे, डिप्लोमा होल्डर्स या सर्टिफाइड ऑडिटर्स। क्लियर? 1949 से पहले। अंग्रेजों ने उसके बाद जब ये 1949 में सीए इंस्टीट्यूट आया तो इन सब का क्या हुआ? ये सब बन गए डीम्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या बोला मैंने? ये जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स थे 1949 से पहले, इन्हीं को ही डीम्ड पहले क्या मान लिया गया? स्टार्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यही लोग थे जो 1949 से पहले ऑडिट कर रहे थे। उनके पास अपने पास लाइसेंसेस थे ऑडिट करने के लिए, बट वो सीए नहीं थे। वो सीए नहीं थे, उन्होंने सीए का कोई एग्जाम पास नहीं करा। क्या बात क्लियर? फिर भी उन्हें डीम्ड क्या मान लिया गया था? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1949। क्या ये बात क्लियर है? तो चलो जी, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया, यही इंट्रोडक्शन अब आपको यहां पे मिलेगा।
आपके पास कोई बुक आई है अभी तक, आपको कोई मटेरियल मिला? कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग एक बार जरा रीडिंग करेंगे मेरे साथ, मैं 2 मिनट दूंगा आपको। ये बुक खोल दी मैंने आईसीआई की आपके लिए। नहीं बेटा, समरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है लास्ट पैच वाली और ये वाली। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। क्या सेम लिखा है जो मैंने बोला बुक में, जो समरी में था सेम है बिल्कुल? यस, कैन वी प्रोसीड? लो जी, अब शुरू करते हैं ऑडिट में। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट पे। बेटा मैं समरी में से समझाया करूंगा, रीडिंग हम बुक से किया करेंगे। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो साइज में बड़ी हो, चाहे साइज में छोटी हो, चाहे उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो। ऑडिटर ऑडिट करके अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ऑडिटर ऑडिट करके अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। सारे जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे, अब एक एक वर्ड को एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहला वर्ड ऑडिट क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट? ऑडिट करने वाला, मान लो मुझे रिलायंस का ऑडिट करना है, तो क्या मैं रिलायंस से कनेक्टेड होना चाहिए या रिलायंस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए? हमने लॉ पढ़ा है, लॉ में एक सेक्शन पढ़ा था 141, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। याद है उसमें? अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हो तो ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आपने कंपनी को लोन दिया है, लोन इंडेबिटेड हो कंपनी को, आप ऑडिट नहीं कर सकते। आपके पास कंपनी का एक भी शेयर है, याद है? रिलेटिव को किसी को ध्यान है? रिलेटिव कितने का शेयर ले सकता था? 1 लाख। वो सारी बातें क्यों थी? ताकि ऑडिटर कंपनी से क्या रहे? कनेक्टेड रहे या इंडिपेंडेंट रहे? कोई मुझे लॉजिक देगा इंडिपेंडेंट होने से क्या फायदा है? यस, ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा बताओ? एक एग्जांपल देना बेटा। यार ये आज छोटा सा पेज चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ मेरा सवाल बेटा, एक एग्जांपल देना 22 का। वैभव जलान क्लासेस का ऑडिट अगर वैभव सर के पापा कर दे, जलान एंड एसोसिएट्स, वो एक सीए फर्म है जलान एंड एसोसिएट्स, अगर वो वैभव जलान क्लासेस का ऑडिट कर दे तो प्रॉब्लम क्या है? वो बायस हो जाएगा। आवाज नहीं आई कि अपने बेटे की कंपनी है, बेटे की कंपनी का ऑडिट करेंगे पिताजी, तो थोड़े से बायस तो हो ही जाएंगे। तो ऑडिट किससे करवाना चाहिए? अच्छा अमित, दीपक सर का भी सीए फर्म है, क्या दीपक सर कर दे? दीपक सर का फर्म कर दे वैभव जलान क्लासेस का ऑडिट? आवाज नहीं आई। नहीं सर, क्यों? अगेन दीपक सर और वैभव सर आपस में रिलेशन में है। दीपक सर को यहाँ से सैलरी मिलती होगी या कोई ना कोई रेम्यूनरेशन मिलती होगी। अब दीपक सर का फर्म ऑडिट कर देगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इंडिपेंडेंट कहाँ रहा? क्या बात क्लियर? तो ऑडिट जो भी करेगा वो कंपनी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगला वर्ड सब बच्चे बताओ क्या वर्ड आया? एग्जामिनेशन। व्हाट इज एग्जामिनेशन? ऑडिटर क्या करता है? चेकिंग। चेकिंग किसकी होती है बेटा बताओ? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। कोई बच्चा मेरी तरफ देख के बोलेगा अकाउंट्स की क्लास में जो भी करते हो, जो भी फिगर्स होती हैं वो सब क्या होती हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। हमें ऑडिट किसका करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। 10 एग्जाम्पल अकाउंट्स के, सर सेल का, परचेज का, रेंट का, परचेज, ये जितनी भी अकाउंटिंग डेटा है, क्या मैं इसकी जगह वर्ड यूज कर सकता हूं अकाउंटिंग डेटा? हमें कंपनी का अकाउंटिंग डेटा का ऑडिट करना है। अगला वर्ड ऑफ एनी एंटिटी। अब इसका मतलब कौन बताएगा? एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज का ऑडिट होता है या एनपीओ का भी ऑडिट हो सकता है? एनपीओ मतलब लाइसेंस कंपनीज, चैरिटेबल कंपनीज, उनका भी ऑडिट होते हैं। अगला सवाल, साइज छोटा हो
आपने कंपनी लॉ पढ़ा है, मुझे बताओ 1% कंपनी का ऑडिट होता है या नहीं होता? कंपनी लॉ में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ऑडिट कराना लिस्टेड कंपनीज जो बहुत बड़ी हैं वो भी कराएंगी और 1% कंपनी जो छोटी है वो भी कराएंगी। इन्हीं साइज के बाद अगला वर्ड क्या आया? लीगल फॉर्म कुछ भी हो। अब इधर देखो लीगल फॉर्म, क्या ऑडिट सिर्फ कंपनी एक लीगल फॉर्म है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक लीगल फॉर्म है, पार्टनरशिप फर्म भी एक लीगल फॉर्म है ना, एलएलपी भी एक लीगल फॉर्म है। अच्छा, सिर्फ कंपनीज का ऑडिट होता है या फर्म, एलएलपीज और एचयूएफ का भी ऑडिट होता है? ऑडिट तो सारी लीगल फॉर्म्स का होता है। क्या मैं लीगल फॉर्म को आसान भाषा में बोल सकता हूं? बिजनेस फॉर्म्स। बिजनेस करने के 5 तरीके, सोल प्रोप्राइटरशिप बना के बिजनेस कर लो, फर्म बना के बिजनेस कर लो, एलएलपी बना के कर लो, एचयूएफ बना के कर लो, कंपनी बना के कर लो। 5 अलग अलग लीगल फॉर्म से ऑडिट सबका होता है। क्या बात क्लियर है? आगे ऑडिटर ऑडिट करता है किस चीज का? फाइनेंशियल। उसके बाद वो अपना ओपिनियन देता है। क्या देता है बेटा? वो क्या देता होगा ओपिनियन? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है? वो ऐसे नहीं बोलता करेक्ट है, वो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू का मतलब बताओ क्या होता है? सच्ची है। फेयर मतलब रीजनेबल है, ऑलमोस्ट सही है। क्या बोलता है? फेयर है। फेयर मींस रीजनेबल है। रीजनेबल माने ऑलमोस्ट सही है। वो ऐसा क्यों बोलता है ऑलमोस्ट सही है? वो ऐसा क्यों नहीं बोलता सारा कुछ सही है? वो ब्लड हाउंड है या वॉच डॉग है? वॉच डॉग क्या हर चीज 100% अश्योरिटी दे सकता है या ऑलमोस्ट अश्योरिटी दे सकता है? तो ऑडिटर कभी भी बोलता है ट्रू एंड फेयर। ट्रू मतलब सच्चा, फेयर मतलब ऑलमोस्ट सही है। तो एक बार जरा मेरे साथ डेफिनेशन के सारे वर्ड्स देख लो, समझ आते हैं। पहला, ऑडिट क्या है? एक किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ब्रेक मारते कॉस्टिंग पढ़ रहे हो? क्या कॉस्ट का डेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या वो कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन है? वो कॉस्ट से रिलेटेड है। ऑडिटर उसका ऑडिट नहीं करता। ऑडिटर कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट का, कॉस्ट की बुक्स का ऑडिट नहीं करता। वो सिर्फ पीएनएल अकाउंट का, लेजर्स का, ट्रायल बैलेंस का ऑडिट करता है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, एंटिटी कोई भी हो, डेफिनेशन समझ आ गई? तो एक बार जरा आईसीआई की देखना, आईसीआई क्या मांगता है। सब बच्चे आईसीआई की डेफिनेशन देखना जरा, आईसीआई क्या मांगता है, फटाफट पढ़ के आओ। हाँ जी, सब लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली? आवाज नहीं आई? डेफिनेशन क्लियर है? बच्चों बताओ, समरी से जो मैं पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है? इसके साथ समरी समझने के बाद इसको पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रहा? हाँ जी, 1 मिनट बस एक चीज कर ले। चलिए, हाँ जी क्लास, चलिए बताइए क्या डेफिनेशन क्लियर है? ओरिजिन तो समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गया? नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों बुक सेम है, बुक जो पिछली बार थे बुक में कोई चेंज नहीं है, बस 2 वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक सेम है, रीसेंट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है वो ऐड हो जाएंगे बुक क्वेश्चन बैंक में। केस स्टडीज बुक सेम है, समरी नहीं है बिल्कुल। बस चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं डेफिनेशन को जरा थोड़ा एलैबोरेट करें तो जरा आइए मेरे साथ एलैबोरेट करिए, एनालिसिस करिए। पहला वर्ड क्या आया? व्हाट इज इंडिपेंडेंस? ऑडिटर की जो जजमेंट है इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, कोई बच्चा एग्जांपल समझाएगा क्या मतलब? ऑडिटर जो जजमेंट देगा वो उसकी अपनी जजमेंट होनी चाहिए या किसी की इन्फ्लुएंस में आके दे? आवाज नहीं आई? अमित हमारा भाई गया, जब सीए बन गया लड़की देखने गया, मम्मी साथ गई इसकी एक लड़की देखने इसके लिए। अब आप बताना जरा, अमित को लड़की पसंद नहीं आई, पर लड़की ने सर पे चुन्नी कर रखी थी, इसकी मम्मी को चाय दी, इसकी मम्मी के पैर छुए, इसकी मम्मी कहती है अमित लड़की बहुत अच्छी है। अमित कहता है मम्मी चुप हो जा, बकवास मत कर, मैंने बोला लड़की अच्छी सी थी, शादी करनी पड़ेगी। ये अमित की जजमेंट है या ये अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में जजमेंट दे रहा है? कह रहे ठीक है मम्मी शादी कर लेता हूं। अमित ने जजमेंट दी मैं शादी कर ले तो लड़की अच्छी है, लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में आके?
अपनी मम्मी के। क्या ऑडिटर भी ऐसे काम करेगा या वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा? मैं ऑडिटर हूं, ऑडिट कर रहा हूं, मुझे ऑडिट में गड़बड़ मिली, मैं रिपोर्ट में लिखने लगा, मैनेजमेंट बोली रिपोर्ट में मत लिखोगे ऑडिट में गड़बड़ है, आप 5 करोड़ ले लो। बेटा क्या मुझे उनके इन्फ्लुएंस में आना चाहिए? पैसा दे रहे हैं, या मुझे अपनी जजमेंट जो मुझे सही लग रहा है वो देनी चाहिए? अपनी जजमेंट से चलना है, किसी के इन्फ्लुएंस में काम, जल्दी बोलो, काम नहीं करना। इसी से आपकी क्या इंश्योर होगी बताओ? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बेटा क्या होता है? अनबायस्ड ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव का मीन्स आपका ओपिनियन हमेशा क्या होना चाहिए? बायस्ड या अनबायस्ड? अनबायस्ड। आई रिपीट, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? ऑडिटर का जो जजमेंट है वो किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस, तभी हमारा ओपिनियन क्या माना जाएगा? बायस्ड या अनबायस्ड? अमित ने ओपिनियन दिया लड़की अच्छी है, अपनी मर्जी से दिया या मम्मी के कहने पे दिया? तो अमित का ओपिनियन अनबायस्ड है या बायस्ड है? आवाज नहीं आई। बायस्ड है। ओपिनियन हमेशा क्या होना चाहिए? अनबायस्ड। क्या बात क्लियर है? अच्छा, एंटिटी कौन सी होगी बताना जरा। ऑडिट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का होगा या नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी? इनका ऑडिट होता है, बच्चे सोच के जवाब देना, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, इनका तो ज्यादा होता है। सच बोल रहा हूं, इनका तो। सब बच्चे बताओगे? मैंने बोला इनका ज्यादा होता है, कुछ लोग मुस्कुराए। लॉजिक क्या इनको डोनेशंस आती हैं दबा के? आवाज नहीं आई। अब वो डोनेशन जेन्युइन है या कोई अपना पैसा ब्लैक से वाइड करने के लिए एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं? फेमस सबने पढ़ा है, बताओ क्या बाहर से भी डोनेशंस आ रही हैं? आवाज नहीं आई। तो वो सब कुछ तो चेक होना चाहिए, तो इनका तो ऑडिट होता ही है। नेक्स्ट सवाल, एंटिटी का साइज कुछ भी हो, छोटी का भी होता है, मीडियम का भी होता है और बड़ी एंटिटीज का भी होता है। लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे आप प्रोप्राइटर हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हो, चाहे आप सोसाइटी हो, चाहे आप ट्रस्ट हो। पर्पस, हमारा पर्पस है क्या देना दोस्तों? बोलो, किस चीज पे ओपिनियन देना है? क्या वर्ड है अभी ऊपर? क्या वर्ड आया था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये बदतमीजी है, कभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेल्स क्या है? कोई बच्चा बताएगा सेल परचेज क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, दीज आर ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटा सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब पीएनएल और बैलेंस शीट में चढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल डेटा है सारा, सब डेटा को प्रेजेंट करा कैसे जाते हैं बताओ? स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। तो पीएनएल और बैलेंस शीट को क्या बोलोगे? पीएनएल एंड बैलेंस शीट आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पीएनएल एंड बैलेंस शीट्स आर नॉट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज फाइनेंशियल। हम ओपिनियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे देते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग यार कह सकते हो दोनों पे ही देते हैं, बट सही बात लिखने की जब बात आती है तो हम क्या बोलते हैं? हम किस पे दे रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट तो दोनों, अल्टीमेटली तो ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही हो रहा है। हम ओपिनियन देते हैं, बताओ ओपिनियन में क्या बताती है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% सही है या ऑलमोस्ट सही है? ऑलमोस्ट सही है। ऑलमोस्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रू एंड। अमित मेरा क्वेश्चन तुमसे है, हम कैसे बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सही है? आवाज नहीं आई। वेरी गुड। स्टैंडर्ड चेक, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेकिंग करके, अपने हिसाब से चेकिंग करके या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेकिंग करके? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेकिंग करके हम बता सकते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ये ना ऑडिट के वर्ड्स है जो आईसीए को बहुत पसंद है। ट्रू एंड फेयर है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये वर्ड्स बहुत पसंद है आईसीए को। अगर आपके इन वर्ड्स पे कमांड आ गया तो ऑडिट आपके लिए इजी है। क्या बात क्लियर है? ये डेफिनेशन का विश्लेषण हो गया। इंडिपेंडेंस क्लियर है, टाइप ऑफ एंटिटी क्लियर है, पर्पस क्लियर है। अगर मैं वापस आऊं बुक के अंदर, ये लो, यहां गए हम लोग, ये देखो यही बात हमने एनालिसिस में पढ़ी। एक बार जल्दी से पढ़ के आना, फटाफट, फास्ट फास्ट। अभी बुक्स आपको मिल जाएंगी इसी वीक में, जल्दी से।
ये इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है, थोड़ी हार्ड है, ये आगे आएगी। थोड़ा सा भी समझ आता है इंडिपेंडेंस का मतलब तो पढ़ लो, सारी लैंग्वेज अभी नहीं समझ आएगी। ये दो पॉइंट तो बिल्कुल समझ आ जाएंगे। एक मिनट आपका जवाब देता हूं, सबको पढ़ने दो। हाँ जी, पढ़ लिया? अच्छा सॉरी, पढ़ रहे थे आप। ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ऑडिट करेगा, किसी भी एंटिटी का करेगा, अपना क्या देने के लिए? ओपिनियन। अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात, जो वाकई सिंसियर बच्चे, मैं अज्यूम कर रहा हूं बच्चे सारे सिंसियर हैं, आप बैठे हैं यहाँ पे। मैंने आईसीआई की वेबसाइट पे चला गया, मैंने खोल दिया स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट, ये लो, ये लो जी, मैंने पहला चैप्टर खोला, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये लीजिए। सब बच्चे देखना, क्या डेफिनेशन वही है जो हमने पढ़ी? डेफिनेशन जो 3 लाइनों के ऊपर है, क्या सेम है? नीचे एनालिसिस में हमने 3 चीजें पढ़ी, इंडिपेंडेंस सेम है बिल्कुल। हाँ जी, सेकंड पॉइंट पढ़ा, कोई भी एंटिटी का हो सकता है। थर्ड पॉइंट पढ़ा, ऑडिटर अपना क्या देता है? ओपिनियन। मेरी बुक डिट्टो लाइन बाय लाइन कहां से कॉपी पेस्ट है? मॉड्यूल से। बोलो गलत या सही? हाँ, समरी में मिलावट है, मिलावट समरी में भी नहीं है। समरी भी आईसीआई के मॉड्यूल पे बेस्ड है, डिट्टो पूरी की पूरी। बस फर्क क्या है, समरी में ना लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं है, पॉइंटर फॉर्म में है समरी। क्या बात क्लियर? तो आपको क्या सर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है आईसीआई का मॉड्यूल, घर पे जाके पढ़ना है? कोई नहीं पढ़ना आईसीआई का मॉड्यूल, वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं। क्या बात क्लियर है? तो आइए जरा देखिए, अब आप मेरे को इंटेंशन से समझाओ, मेरा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना। डेफिनेशन एक बार रट्टा मार लें फटाफट। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी, whether profit making or irrespective of its size or legal, to express an opinion thereof। सब बच्चे डेफिनेशन एक बार फिर से बोलेंगे, जब तक लर्न नहीं होगी बोलते रहेंगे 3 बार। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन of any, whether irrespective of its, when such an examination is with a view to express। ऑडिटर अपना क्या देता है? क्या ओपिनियन देता है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? जब भी वर्ड आएगा ना ओपिनियन, दिमाग में आना चाहिए ट्रू एंड फेयर। जब भी ट्रू एंड फेयर व्यू दिमाग में आएगा ना, एग्जांपल याद रखना, वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं। बोलो डेफिनेशन एक बार फिर से बोलेंगे। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी, whether profit oriented or not, irrespective of its, when such an examination with a view to express an opinion thereon। बोलो बच्चे, हो जाएगी डेफिनेशन लर्न? हाँ जी, मैं क्लास में लर्निंग करवाऊं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा बहुत मन है करवाने का। बोलो क्या कहते हो? क्योंकि बच्चों को ऑडिट लर्न करने में दिक्कत आती है। करवाऊं लर्न? अच्छा, बुक लर्न करवाऊं या समरी लर्न करवाऊं? नहीं, लर्न करवाऊंगा मैं, पॉइंट सारे लर्न करवाऊंगा, चाहे मैं बुक से कराऊं चाहे मैं समरी से कराऊं। क्या क्लियर है? लर्निंग साथ साथ करेंगे। चलो जी, बढ़े आगे और सुनाओ, सब ठीक ठाक? सर ऑडिट का पेपर कैसा आता है? पेपर कैसा आता है? जैसा होता है भैया, लो देख लो पेपर भी ऑडिट का। अब अगर ऑडिट के पेपर पे जाए 1 मिनट, तो इंटरमीडिएट, तो स्टडी मटेरियल आ गया, ये लो जी, पेपर भी देख लेते हैं। इंटरमीडिएट, ये लो जी, ये आपके सामने ऑडिट का पेपर पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब समझाओ? डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का होता है, 70 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव है। ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। आप देखना, पहला क्वेश्चन क्या केस स्टडी दिख रही है आपको? सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स। ए पार्ट 5 का, बी पार्ट 5 का, सी पार्ट 4 का।
लॉ वाला पेपर, बिल्कुल लॉ, जैसे लॉ में 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट 5-5 के, तीसरा पार्ट 4 नंबर का, ऑडिट में भी 5-5 का और एक 4 नंबर का। वही कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और बाकी के 5 क्वेश्चनों में से 4 करने हैं। तो इफेक्टिवली 5 क्वेश्चन करने हैं, 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, 70 नंबर का पेपर करने। सर ऑडिट में ज़्यादा डायरेक्ट है या ज़्यादा केस स्टडीज है? डायरेक्ट ज़्यादा है। नहीं है, क्या बोला? हाँ डायरेक्ट ज़्यादा है, बट सर यहाँ तो केस स्टडीज दिख रही है। ये ना ऑडिट वाले ना, ऑडिट में केस स्टडीज बन ही नहीं सकती, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है। लॉ में बन सकती है केस स्टडीज क्योंकि वहाँ लिमिट होती हैं, लिमिटों में बच्चों को उलझा दो। ऑडिट में नहीं बनती केस स्टडीज, लेकिन ये ना ज़बरदस्ती बनाती है। अब जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब ये ना ज़बरदस्ती केस स्टडी बनाने की कोशिश करेंगे, एंड में आके ना खुद इनको शर्म आ जाएगी, ओ यार ये क्या कर दिया हमने। एंड में आके सीधा पूछ लेंगे आपसे, आप कोई भी इनका क्वेश्चन पढ़ लेना, हाँ जी अब देखो आप खुद देखो, इन्होंने एक केस स्टडी बनाने की कोशिश करी, अब उसके एंड में जाके देखना क्या लिख दिया। सीधी बात, ये केस स्टडी बनाने की कोशिश करते हैं बट क्वेश्चन तो अल्टीमेटली डायरेक्ट ही होते हैं। हाँ जी मेरा सवाल, अब देखो यहां इन्होंने बी पार्ट में कोई बच्चा देख रहा है कि इन्होंने केस स्टडी बनाई, एंड में आके मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं ऑडिट के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट लाइन को पहले पढ़ा करो, वो मांग क्या रहे। ये जबरदस्ती की केस स्टडीज बनाती हैं, क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट है। जिसकी लर्निंग अच्छी है वो ऑडिट में लॉ से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। लॉ में फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, बायबैक का क्वेश्चन उल्टा सीधा आ जाए, कैलकुलेशन करना है, डिपॉजिट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है। ऑडिट में कोई दिमाग, सिर्फ ऑडिट क्या मांग रहा है आपकी, सिर्फ लर्निंग। जिसकी लर्निंग अच्छी है, इंग्लिश ठीक है, उसके आराम से ऑडिट में नंबर आ सकती है। मैंने दोनों पढ़ाना शुरू किया था, पहली बार मेरे बच्ची की ऑडिट में लॉ में 85, मैंने बताया था 87 या 88 आए, ये 2009 की बात है। मैं लॉ में आ गए, मैं बड़ा उदास हुआ, मैं कहा यार लॉ में आ गए, मैं तो ऑडिट भी पढ़ाता हूँ। 9 में लॉ में आए, और सॉरी 2008 में लॉ में आए, 2010 में नवंबर 2010 आप चेक कर सकते हो अटेम्प्ट, शैलेंद्र पांडे नाम का बच्चा था, उसके 88 आए थे ऑडिट में। तो मेरा सवाल 90 को टच ही नहीं करता, अब करेगा मुझे उम्मीद है। मैं आपको पुराने अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ, उस समय 100 नंबर का थ्योरी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, एमसीक्यू होते ही नहीं थे। तो चलो पेपर का आइडिया भी आपको दे दिया। सर सिलेबस पे कितना टाइम लगेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग सिलेबस में टाइम लगेगा जितना लॉ में लगा था, 3-3.5 महीने लगते हैं। क्या बात क्लियर है? चलो जी अब बताओ मुझे, सबने लॉ पढ़ा है, थोड़ा अकाउंट्स पढ़ा है, अब लॉ और अकाउंट से अगले क्वेश्चन का जवाब देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अरे अभी बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू। बताओ ये कौन बनाता है? ऑडिटर बनाता है या अकाउंटेंट बनाता है? अच्छा ऑडिट में ना अकाउंटेंट नहीं बोलना कभी भी, ऑडिट में बोलना जो भी करना है। कंपनी जब भी कुछ करेगी तो हम वर्ड किसके लिए, क्या वर्ड यूज करेंगे? मैनेजमेंट कर रही है जी, तो बुक्स कौन बनाएगा, अकाउंट्स कौन बनाएगा? बनाएगा तो अकाउंटेंट, बट वर्ड क्या यूज होगा? मैनेजमेंट बना रही है जी। क्या बात क्लियर? तो अकाउंट्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। कौन बनाता है? मैनेजमेंट, अकाउंटेंट नहीं बोलना है यहां पे। क्या बात क्लियर है? अकाउंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो मेरा सवाल, ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना? ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ओरल में या राइटिंग में? ऑडिटर तो अपना ओपिनियन देने आया। तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती कौन है? और ऑडिटर आप उसका क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं। इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। कोई बच्चा समझाएगा व्हाट इज मिसलीडिंग? कहीं अकाउंट्स किसी को मिसलीड तो नहीं कर रही? व्हाट इज मिसलीड? आसान वर्ड्स हिंदी के, गुमराह, बेवकूफ तो नहीं बना रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी को पागल तो नहीं बना रही, मिसलीड तो नहीं कर रही, चीटिंग तो नहीं कर रही। ये कौन चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को मिसलीड तो नहीं कर रही? ऑडिटर। ऑडिटर चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को, जल्दी बोलो, मिसलीड तो नहीं कर रही। कैसे चेक करेगा? इन्होंने 6 पॉइंट लिख दिए, बहुत लड्डू पॉइंट, पढ़ने में मुश्किल नहीं है बट मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मुझसे कोई पूछेगा बहुत बुरे लगते हैं। क्या इन 6 पॉइंट से आइडिया लग जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रही? या उसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड्स है? ये तो सिर्फ एक हलवा टॉपिक है, ऐसे बता दिया, स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है। स्टैंडर्ड्स जब हम चेक करेंगे तभी तो बता पाएंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड कर रही है या। लेकिन ये तो इन्होंने बिल्कुल लड्डू से 6 पॉइंट दे दिए। हाँ जी, स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ही नहीं है। सब बच्चे पढ़ना, पहला पॉइंट के ऑडिटर देखेगा क्या अकाउंट्स बने हैं किसके बेसिस पे? नहीं समझ आया? बुक में एंट्री हो, पहले बुक्स बनती हैं या पहले अकाउंट्स बनते हैं?
पहले बुक में एंट्री होती है, लेजर में एंट्री होती है, और उससे फिर क्या बनते हैं? अकाउंट्स। यहां अकाउंट्स का मतलब लेजर अकाउंट्स। बोलो, अकाउंट किसके बेसिस पे बनते हैं बेटा, बताओ? एंट्रीज के बेसिस पे। जो भी एंट्री होगी उसका अपना क्या होना चाहिए? एविडेंस। मतलब समझाओगे, एंट्री का अपना एविडेंस होना चाहिए। बिजली का बिल पे किया, इसका सबूत क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। क्या बिल सफिशिएंट है या और भी कुछ चाहिए? अप्रोप्रिएट है। हर एंट्री का, सैलरी पेड है, सैलरी की स्लिप होनी चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। वैभव सर ने 10 लैपटॉप खरीदे, बताओ इसके लिए ये एंट्री करिए 10 लैपटॉप परचेज, मेरे को एविडेंस क्या चाहिए? मुझे बिल्स चाहिए इन सबके। क्या बात क्लियर? अकाउंट्स किसके बेसिस पे बनेंगे? एंट्री के बेसिस पे। और हर एंट्री का क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। पेपर में गलती से भी एविडेंस वर्ड मत लिखना, इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है ये वर्ड। कौन सा वर्ड? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब ये वर्ड हम एलैबोरेट करेंगे, इस वर्ड को। हमें एविडेंस चाहिए। थर्ड सवाल, कोई एंट्री, बेटा व्हाट इज ओमिट? कोई एंट्री छूट तो नहीं गई जब कंपाइल कर रहे थे? व्हाट इज कंपाइल? जब बना रहे थे कुछ छूट तो नहीं गया? इसे अकाउंट्स में बोलते थे एरर ऑफ ओमिशन। क्या बात क्लियर है? चौथा सवाल, इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? कोई चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है? एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। चीजें कंफ्यूज तो नहीं कर रही। लॉ में क्या वर्ड है? एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस? क्या डेटा क्लियर है ना? डेटा लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? बेटा आवाज नहीं आई? क्या बोला मैंने? डेटा लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? आपने बैलेंस शीट में लिख दिया पेटेंट 100 करोड़, उसके आगे नीचे लिख दिया इंटेलेक्चुअल राइट्स 100 करोड़। अब लोग कह रहे हैं पेटेंट भी 100 करोड़, इंटेलेक्चुअल राइट्स भी 100 करोड़, ये क्या चक्कर है? क्या मैं बोल सकता हूं इंटेलेक्चुअल राइट्स पेटेंट का ही दूसरा नाम है? लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट सवाल, जो भी अकाउंट्स बनेंगे, जो भी अमाउंट्स होंगे बेटा बताना, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका डिस्क्लोजर किसके हिसाब से होना चाहिए? अकाउंट्स किसके, आइटम किसके हिसाब से रिकॉर्ड्स किए जाते हैं? भैया जब मैं बोलता हूं क्लासिफाई, आपने अकाउंट्स में वर्ड पढ़ा रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम्स? ये कौन बताता है कि आइटम कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है? सर एएस बताती है। अच्छा, कितना डिस्क्राइब करना है? डिस्क्लोज, डिस्क्राइब का मतलब कितना लिखना है? बैलेंस शीट में मशीनरी की लाइफ लिखनी है या लाइफ नहीं लिखनी, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना है? ये कौन सिखाता है? अकाउंटिंग। डिस्क्लोजर, कौन सी चीज कहां डिस्क्लोज करनी है, ये भी कौन सिखाता है? एएस। तो क्या आइटम वैसे ही क्लासिफाई, वैसे ही डिस्क्राइब करे जैसे आगे एएस बोलते हैं? लास्ट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है बेटा? क्या? ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑफ के बाद क्या वर्ड है बेटा बताना? ऑपरेशंस मतलब पीएनएल अकाउंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब क्या? बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ये 6-7 चीजें कौन चेक करेगा? ऑडिटर। तभी वो बता पाएगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रही। ये जर्नल टॉपिक है, ऑडिट ऐसे नहीं करना। ये 7 पॉइंट देखो, एंट्री, ये बेसिक्स है, मतलब ये वो पॉइंट्स है जो कोई 11वीं का बच्चा भी बोल सकता है। 11वीं का तो नहीं, खैर थोड़ा फाउंडेशन का बच्चा भी बोल सकता है। ऐसे नहीं होता ऑडिट। ऑडिट में हमें स्टैंडर्ड्स के रूल्स फॉलो करने हैं। मेरा डाउट, लेकिन पेपर में क्वेश्चन एक बार आ गया था, हाउ विल यू अश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट मिसलीड एनीवन? तो मिसलीड वर्ड देखते ही ना ये 7 पॉइंट दिमाग, 6 पॉइंट दिमाग में आ जाने चाहिए। अगर पॉइंट समझ आ गए तो एक बार जरा सम अप करना है पॉइंट्स को, अभी लर्न करेंगे 1 मिनट में। पहला पॉइंट समझ आया, अकाउंट किसके बेसिस पे बनने चाहिए? बुक एंट्री। और एंट्री के पास, हर एंट्री के सपोर्ट में क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। कोई एंट्री ओमिट तो नहीं होगी। जो भी इंफॉर्मेशन है क्लियर है ना? नॉन कंफ्यूजिंग या एम्बिगुअस? अनएम्बिगुअस। क्या बात क्लियर है? जो भी आइटम प्रेजेंट हुआ है, डिस्क्लोज हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है, वो किसके हिसाब से होना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और लास्ट सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या देनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। आओ जी एक बार ट्राई करें कि हमें ये वर्ड लर्न है। हाउ कैन एन ऑडिटर अश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट मिसलीड एनीवन? वी हैव टू चेक 6 points and then we can assure that financial statements are not misleading anyone. कौन से 6 points? पहला point, entries on the basis of, no sorry, accounts on the basis of. Second, entry should have. Third, no entry should be, information should be, amount should be disclosed, described, classified as per. And next सवाल,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ये जो मैंने बोल्ड करे, क्या ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है? जो वर्ड समरी में बोल्ड है वो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स है। पेपर में इन वर्ड्स को नहीं छोड़ के जाना। बोलो, आवाज नहीं आई भाई लोग? क्या बात क्लियर है? ये देखो, हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर से सवाल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट। व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर। ऑडिटर हैज टू गिव जस्ट एन ओपिनियन ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन देने आता है। क्या बात क्लियर? ऑडिटर का काम सिर्फ ओपिनियन देना। अब एक बात बताओ सब बच्चे बोर्ड पे देख के, दो तरह के ऑडिटर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये पूरा ऑडिट किसका है? एक्सटर्नल ऑडिटर का, जो साल में आता है, एक बार ऑडिट करता है और चला जाता है। अब जिसने इंटरनल ऑडिट पढ़ा है लॉ में, मुझे बताएगा क्या इंटरनल ऑडिटर भी इतना ही काम करते हैं? नहीं, वो इससे बहुत ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, फर्क अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो मैं बता देता हूं। आप अभी जो मुझसे पढ़ रहे हो वो एक्सटर्नल ऑडिटर है। एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ क्या चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा बाकी डेटा भी चेक करता है, कॉस्ट के डेटा भी चेक करता है, कंपनी के ऑपरेशंस को भी देखता है। उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनल ऑडिट सारी कंपनीज नहीं कराती, कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी है कौन सा ऑडिट कराना? इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट कराना तो, आवाज नहीं आई, एक्सटर्नल ऑडिट कराना तो मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? क्या आपको इतनी सी बात समझ आ गई? एक बार मेरे लिए रिपीट करेंगे, दैट्स ऑल करेंगे इसके बाद इस पेज को। पहला, अच्छा अभी इसको बुक से पढ़ेंगे, पहले जरा एक बार पक्का तो कर दे। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any, whether profit making or profit oriented or irrespective of its size, legal form, when such an examination is conducted to express an opinion there. यही था ना, when such an examination is conducted to express an opinion thereof. बताओ जी, एनालिसिस समझ आ गया था? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है। और क्यों किया जाता है? ताकि ऑडिटर अपना रिपोर्ट दे सके, अपना ओपिनियन दे सके। सर ओपिनियन, चलो ये क्लियर है। अब 1.3 पे आओ। बताओ मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फटाफट प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो सिर्फ अपना क्या देने आया है? ओरल में देगा या राइटिंग में देगा? उसके लिए वो क्या चेक करेगा? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को, उसके लिए वो क्या वेरीफाई करेगा? क्या अकाउंट्स किसके बेसिस पे बने होने चाहिए? और सारी एंट्रीज के लिए एडिक्वेटली क्या होने चाहिए? और कोई एंट्री कहीं ओमिट तो नहीं हुई? जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है ना? जो भी अमाउंट्स है ना वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज पर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड ऑपरेशनल रिजल्ट्स मतलब पीएनएल अकाउंट, एसेट लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट। यार सेम तो है समरी और बुक में। अच्छा पता है जो मैंने अंडरलाइन किया समरी में बस उतना है, बुक में थोड़े से वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, बट सारे मेन वर्ड समरी में हैं। क्या बात क्लियर है? हाँ जी भाई बोलो, क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है? ऑडिटिंग लॉ जैसा ही है? हाँ लॉ जैसा ही है। ये लॉ जरा बढ़िया था, मैं बताऊं, लॉ जरा बढ़िया था तो उसकी आदत पड़ गई थी। थोड़े दिनों में ऑडिट की पड़ जाएगी, थोड़े दिनों में ऑडिट की पड़ जाएगी। चलिए सब बच्चे देखो, इसमें ही एक पॉइंट है जो अभी हमने नहीं किया। नेचर कैसा है ऑडिटिंग का? ऑडिटिंग अश्योरेंस देता है। क्या देती है ऑडिटिंग? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज अश्योरेंस? ऑडिटर कंफर्मेशन देता है, अश्योरेंस देता है। और कोई आसान वर्ड्स? मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, हिंदी में तसल्ली देता है ऑडिटर। हाँ जी, किसको देता है तसल्ली बताओ? यूजर्स को। ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद किस में कॉन्फिडेंस आ जाता है? यूजर्स में। ऑडिटर क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू एंड, इससे किसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? अब आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
किसकी वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू ज्यादा का मतलब क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है? ऑडिटेड वाले की या अनऑडिटेड वाले की? ऑडिटेड वाले की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। क्या बात क्लियर? उसको लोग ज्यादा रिलाय करते हैं। आपने लॉ पढ़ा है, मुझे लॉ में याद कराओगे, शेयर होल्डर्स के घर पे मीटिंग से पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती हैं या अनऑडिटेड जाती हैं? एजीएम से पहले ऑडिटेड जाती हैं, क्योंकि ऑडिटेड की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं एज कंपेयर टू अनऑडिटेड। ऑडिटेड पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उस पर ज्यादा लोग रिलाय करते हैं। क्या बात क्लियर है? अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा, आप सब टैक्स पढ़ते हो, मुझे बताओ, जब हमने सुना इनकम टैक्स वाले रेड मारने आते हैं, जीएसटी वाले रेड मारते हैं, क्या ये सीधा किसी भी कंपनी पे रेड मारने आ जाते हैं या पहले कुछ साल तक उस कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स वाले भी कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं। अगर इन्हें किसी कंपनी पे कुछ सस्पिशियस लगता है, शक लगता है, फिर उस कंपनी की क्या होती है बेटा? इनकम टैक्स रेड। आपने सुनी होंगी, पिक्चरें देखी होंगी, रेड उन्हीं कंपनीज पे पड़ती है जिनके अंदर कुछ सस्पिशियस है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा, अगर एक कंपनी ने, मेरा डाउट सब बच्चों से, अगर एक कंपनी ने ऑडिट करवाया, कंपनी ने ऑडिट करवाया, लेकिन ऑडिट कराने के 5 साल के बाद, 5 साल से ऑडिट हो रहा है, ऑडिट कर रहे हैं सीए शुभम, सीए शुभम 5 साल से ऑडिट कर रहे हैं, लॉ में अलाउड है 5 साल ऑडिट करना? अलाउड है। 5 साल ऑडिट कर दिया सीए शुभम ने। अब बताओ मुझे, 5 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस कंपनी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारने आया। आहा, वो उसकी अजय देवगन की मूवी जिसने देखी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारने आया इस कंपनी पे। मेरा डाउट, जैसे इनकम टैक्स वाले अंदर घुसे, वहां टाई लगा के कौन खड़ा था? सीए शुभम। उसने बोला इनकम टैक्स वालों को, व्हाट हैपेंड? इनकम टैक्स वाले बोलते चल तू साइड हो, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। शुभम साथ साथ है, किसके साथ साथ चल रहा है? इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के। सर कोई गड़बड़ नहीं है, पिछले 5 साल से हम ऑडिट कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर, हम वॉच डॉग हैं, हर चीज पे नजर रखी हुई है सर हमने, कोई गड़बड़ नहीं है। इनकम टैक्स वाला बोला चुप, साइड में बैठ जा, हम क्या कर रहे हैं? हम रेड मार रहे हैं, हमें चेकिंग करने दो। बेटा इनकम टैक्स वालों ने जब चेकिंग करी तो उन्हें कई बिल नकली मिले, परचेज बिल बहुत ज्यादा क्या मिले बेटा बोलो? फिक्टिशियस मिले। नकली बिल समझते हो? नकली चीजें परचेज कर रहे, नकली बिल्डिंग्स के बिल्स थे, नकली स्टॉक के बिल्स थे, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिए। उन्हें बहुत फ्रॉड मिले। किसको? टैक्स वालों को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, जेल कौन जाएगा? हम तो कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी एंड डायरेक्टर आर लायबल। क्या ऑडिटर भी जेल जाएगा? ऑडिटर 5 साल से ऑडिट कर रहा है और उस कंपनी में दबा के फ्रॉड है, पकड़े गए, अब फ्रॉड, ऑडिटर लायबल या नहीं? मैं आपकी बात का जवाब मांगता हूं। उसे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? बच्चा कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अगर वो प्रूफ कर देता है कि मैंने तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया, कुछ फ्रॉड है ऐसे तो जो मुझे भी पता नहीं चले, तो क्या वो लायबल या वो बच जाएगा? बट अगर ये प्रूफ हो गया कि वो कंपनी के साथ मिला हुआ था, उसने स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किया और कंपनी का साथ दिया, तो क्या जेल ऑडिटर भी जाएगा? आवाज नहीं आई? तो आप बताओ, बस इतना सा क्वेश्चन है मेरा, जब भी कोई कंपनी फंसती है तो ऑडिटर भी साथ फंसता है या ऑडिटर बच जाता है? वो डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? वो अगर ऑडिटर प्रूफ कर दे कि उसने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया था तो वो बच जाएगा, बट अगर प्रूफ ना कर पाए तो वो भी लायबल हो। सत्यम का केस है, सत्यम के केस में क्या हुआ था? थोड़ा स्टोरी अगर पता हो, सत्यम के केस में क्या हुआ था? सत्यम दबा के अपने बुक्स में फ्रॉड कर रही थी, बहुत फ्रॉड किया सत्यम ने अपनी बुक्स के अंदर, और लगातार कुछ साल ऑडिट। मेरा डाउट, सब बच्चे, चलो मैं 1 मिनट आपके सामने सत्यम की स्टोरी खोलता हूं। ये देखिए, किसने फ्रॉड किया था? मिस्टर रामलिंगा राजू ने, जो फाउंडर थे, जो चेयरमैन थे सत्यम कंप्यूटर के, जिन्होंने सत्यम को बनाया था, वही प्रेपरेटर थे, मतलब उन्होंने ही फ्रॉड किया।
मेरा डाउट, फ्रॉड कैसे किया? कन्फेशन छोड़ो, फ्रॉड कैसे किया? उन्होंने अपने 10,000 इनवॉइसेस फैब्रिकेट किए। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज फैब्रिकेट? 10,000 इनवॉइसेस के अंदर छेड़छानी हुई है उनके। हाँ जी, आगे पढ़ना। फॉल्सिंग बैंक स्टेटमेंट, बैंक्स की स्टेटमेंट्स के अंदर भी गड़बड़ करी उन लोगों ने। और क्या किया बेटा? नकली इंप्लॉइज दिखाए। अगर उनके पास 100 इंप्लॉइज है, वो नकली दिखा रहे 250 इंप्लॉय, 150 इंप्लॉय की सैलरी पे क्या इफेक्ट आएगा? कोई बताएगा? 100 इंप्लॉइज है, मैं 250 दिखाऊंगा तो क्या होगा? वो 150 जो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो उनकी सैलरी भी डेबिट मारूंगा, पीएनएल में खर्चा डालूंगा। बताओ बेटा, क्या उन्होंने ये फ्रॉड करे? हाँ जी, यस। मेरा डाउट, अब बताइएगा स्कैम पकड़ा कैसे गया था? बहुत साल चला ये स्कैम, पकड़ा कैसे गया? स्कैम वॉज एक्सपोज्ड आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट टू एक्वायर कंपनीज, एक मिनट, कंपनीज ओन्ड बाय राजू सन विच लीड टू इंटेंस सिक्योरिटी। राजू की बेटे की कंपनी थी, उसको एक्वायर करना था, कोई गड़बड़ हो गई, शक हुआ कि कुछ गड़बड़ कर रहे राजू की जो कंपनी है वो कुछ गड़बड़ कर रही है। तो इन लोगों ने जब चेकिंग करी गवर्नमेंट ने, तो बेटा राजू ने कन्फेस किया। राजू ने क्या कन्फेस किया था? कि वो अपनी बुक्स में, ये लाइन पढ़ना सब बच्चे, 2009 वाली लाइन, इन जनवरी 2009 इतने का फ्रॉड किया राजू ने। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, बेटा जरा बताना क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसेस? राजू एंड हिज ब्रदर बी रामा राजू वाज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्पिरेंसी एंड, वो तो सत्यम को बाद में खरीद लिया। मेरा डाउट, वो किसने? महिंद्रा ने खरीदा, वो तो बात की है। हाँ जी, ऑडिटर्स का क्या हुआ? सब बच्चे सोचो, हम तो ऑडिटर है ना, हमारा क्या हुआ? जरा नाम पढ़ना, कोई नाम समझ आ रहा है आपको? प्राइस वाटर हाउस कूपर, जिसे बच्चे प्यार से क्या बोलते हैं? PwC। ये ऑडिट कर रहा था सत्यम का। आप बताओगे मुझे पढ़ के रोल ऑफ ऑडिटर से बचा या फंसा? जरा पढ़ के आओ रोल ऑफ ऑडिटर। बताओ PwC कहाँ का फर्म है? किसी को आइडिया है? USA का फर्म है। इंडिया में वो ऑडिट करा रहा था। जब पता लगा तो US वालों ने पेनल्टी लगाई थी या इंडिया ने पेनल्टी लगाई? दोनों ने लगाई। US ने भी लगाई। US वाला लाइन आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा। हाँ जी, US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने कहा जी आपने कोड ऑफ कंडक्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे, उन्होंने भी लगाया। और बताओ सेबी ने क्या किया इसके ऊपर? सेबी ने बार कर दिया था इसको। बार का मतलब क्या होता है बेटा? बैन कर दिया था। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल तक आप नहीं करोगे। और मजे की बात, सेकेंड लास्ट लाइन में एक और चीज पढ़ो। 13 करोड़ रुपए की इन्होंने जो फीस ली थी ना, वो सेबी ने डिस्गॉर्ज करी। व्हाट इज डिस्गॉर्ज? इनसे वापस ली, इनसे वापस ली। लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? इनसे वापस ली गई थी जो इन्होंने 13 करोड़ कमाए थे PwC से। मेरा डाउट, आफ्टर मेथ, हमें आफ्टर मेथ में क्या करना पड़ के, आफ्टर क्या हुआ था? हाँ जी, मेरा डाउट। लेकिन बताओ सत्यम के इस ऑडिटर को जेल भी हुई थी किसी को? हाँ जी, इन PwC के ऑडिटर्स को कोई जेल नहीं हुई थी, क्योंकि देखो US वाले कह रहे थे कि तुम लोगों ने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे। सेबी ने इनको 2 साल के लिए बार किया था। अब क्यों सिर्फ 2 साल के लिए बार किया? इन्हें 10 साल के लिए जेल में क्यों नहीं डाला? भाई फ्रॉड की सजा तो कंपनी लॉ में 10 साल की है। किसी को पता है? उस जमाने में कंपनी 2013 था ही नहीं, ये 2009 का फ्रॉड है। पुराना कंपनी लॉ था, उसमें तो फ्रॉड की फाइन पता है कितना था? पुराने कंपनी लॉ में 50,000 रुपए का फाइन था फ्रॉड करते थे। तो लॉ सॉफ्ट थे ना, ये लोग गलत काम कर रहे थे। अब लॉ बहुत ज्यादा, आज लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। आज आपने नहीं देखा होगा कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हाँ जी, तो मेरा सवाल, ऑडिटर गलत काम करोगे तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। हाँ जी, कैन वी नाउ प्रोसीड? भाई आवाज नहीं आई, चले कुछ कुछ समझ आ रहा है बेटा बात? अब मुझे ये बताओ, करना तुमने ऑडिट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हो? करना तुमने ऑडिट है तो फिर तुम इतने सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हो? कॉस्टिंग भी पढ़ रहे हो, FM भी पढ़ रहे हो, लॉ भी पढ़ रहे हो, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो। हाँ,
सर रीजन इज वेरी सिंपल। हाँ, क्या रीजन है बेटा? ऑडिट एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? और किसकी? बिहेवियरल साइंस का मतलब लोगों से बात करना आना चाहिए हमें। और किसकी बेटा बताओ? इकोनॉमिक्स की। और हमें इन सब इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब ये एक ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि सिर्फ ऑडिट पढ़ लो ऑडिट करना आ जाएगा। ऑडिट करने के लिए हमें और भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। लो जी, पहला सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, बताओगे? अकाउंटेंसी के बारे में बोलो, क्या है? क्या ऑडिटर को अकाउंट्स की फंडामेंटल नॉलेज चाहिए? फंडामेंटल का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से नॉलेज चाहिए अकाउंट्स की, या इन डेप्थ नॉलेज चाहिए? इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके अपना क्या दे पाएगा, बताओ? तो अकाउंट्स के पेपर में याद रखना, हमें अकाउंट्स की कैसी नॉलेज चाहिए? फंडामेंटल। अब बताओ, लॉ और टैक्स की, क्या ऑडिटर को इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए? ऑडिटर आपको अंडरस्टैंड करनी है ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन लाइन विद एप्लीकेबल लॉज का मतलब पता क्या हुआ? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉज और टैक्स के हिसाब से है या नहीं है? ये मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ और टैक्स के हिसाब से है? जब तक मुझे लॉ और टैक्स, तो मैं कैसे चेक कर लूंगा? अच्छा, बिहेवियरल साइंस का मतलब हमें लोगों से बात करनी है, लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए, लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, लोगों से बात करनी आनी चाहिए। वी शुड बी, हमें ज्यादा स्ट्रिक्टली भी बात नहीं करनी चाहिए, ज्यादा फ्रैंक भी नहीं होना बात करते समय। हम ऑडिटर है, हम एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी के एम्प्लॉय से हमें बात करना आना चाहिए। स्टार्ट्स की नॉलेज क्यों चाहिए? आपको पता है आज ऑडिटर क्या सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, या सारे ट्रांजैक्शन चेक करना इम्प्रैक्टिकेबल है? एसबीआई बैंक के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 500 करोड़ हैं। 500 करोड़ ट्रांजैक्शन कौन चेक करेगा भाई? रेलवे, सब बच्चे तो दिल्ली मेट्रो ले लो ना, दिल्ली मेट्रो के तो रोज के ट्रांजैक्शन ही कई लाख हैं, तो साल के तो करोड़ों में ट्रांजैक्शन हैं। कोई ले रहा आजादपुर से मॉडल टाउन की टिकट, कोई ले रहा रिठाला से कश्मीरी गेट की टिकट। ऑडिटर का एक एक टिकट चेक करेगा? जवाब दो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं दोस्तों? आपने वर्ड सुना होगा, किसी ने सुना वर्ड सैम्पलिंग? व्हाट इज सैम्पलिंग? सुना होगा। ऑडिटर सारा चीज चेक करेगा या रैंडमली थोड़ा सा चेक करेगा? ऑडिटर एक किराने की दुकान पे ऑडिट करने गया, किरानी वाले ने बोला मेरे 1000 बैलेंस सारे चेक करोगे? ऑडिटर बोलता सारे नहीं चेक करेंगे, 1000 में से सिर्फ 30 चेक करेंगे। अगर 30 सही तो हम मान लेंगे सारे सही। ये सैम्पलिंग है, थोड़ा सा चेक करके ओपिनियन सारे पे दे देना। सर अब थोड़े से चेक कर रहे हैं, थोड़े से कौन से चेक करने हैं? इसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड आपको बताएंगे कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, बट सैम्पलिंग करनी है। अच्छा, सैम्पलिंग करने के लिए हमारे को किसकी नॉलेज होनी चाहिए? स्टैट्स की। स्टैट्स की सर आपने वर्ड सुने होंगे, एवरेज मेथड्स होती हैं, वेटेड एवरेज मेथड्स। सैम्पलिंग के लिए हम ये मेथड्स यूज करेंगे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज होगा, उसके लिए स्टैट्स हमारा बेसिक्स आने चाहिए स्टैट्स के। अगला वर्ड बेटा बताओ। हमें समझना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है बिजनेस का, बिजनेस बूम में है या रिसेशन में है, कंपटीशन क्या होता है, बूम, रिसेशन, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे सब ये चीजें कहां पढ़ी जाती हैं बेटा? इकोनॉमिक्स की हमें ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और कौन सा है बेटा बताना? हमें एफएम की नॉलेज क्यों चाहिए? एफएम में एक टॉपिक आएगा फंड फ्लो, हाँ जी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, फाइनेंशियल मार्केट्स। बेटा ये भी ऑडिट में बहुत जरूरत पड़ती है, ऑडिटर भी इन चीजों को चेक करता है, तो ऑडिटर को एफएम की नॉलेज तो होनी चाहिए। व्हाट इज ईडीपी? ऑडिटर को बेटा आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ईडीपी का मतलब क्या है बच्चे? कंप्यूटर्स को, ऑडिटर को कंप्यूटर्स और उनके सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, एमर्जिंग डिसिप्लिन है। व्हाट इज एमर्जिंग? आज तो जमाना कंप्यूटर्स का ही है, तो ऑडिटर को आज आपको क्या लगता है ऑडिटर मैनुअल चेकिंग करते हैं, या ऑडिटर के पास भी ऑडिट करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर से? ऑडिट के भी अपने क्या होते हैं बेटा बोलो? यही तो ईडीपी है। आज ऑडिट के लिए ऑडिटर को आईटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट, उसे बिजनेस समझ आना चाहिए। ऑडिटर शुड नो क्लाइंट्स बिजनेस फंक्शन, क्लाइंट की प्रोडक्शन समझो, क्लाइंट की कॉस्टिंग समझो, क्लाइंट की मार्केटिंग समझो। जब तक हमें क्लाइंट का बिजनेस समझ नहीं आएगा, आप लोग बताओ क्या मैं क्लाइंट का ऑडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा सवाल, एक बार जरा मेरे साथ सारे वर्ड्स उल्टा समझना। क्या मुझे क्लाइंट का बिजनेस समझ आना चाहिए? क्लाइंट का कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम, जिन्होंने कॉस्टिंग की क्लास करी है, क्लाइंट प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता है, बैच कॉस्टिंग फॉलो करता है, जॉब कॉस्टिंग, लेबर क्या, कौन सा कॉस्टिंग है क्लाइंट की? हाँ जी, क्लाइंट की मार्केटिंग क्या है, क्लाइंट
मार्केट में इंडियन मार्केट में ऑपरेट करता है, फॉरेन मार्केट में भी ऑपरेट करता है, ये तो मुझे समझना पड़ेगा। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब क्लाइंट के पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर से, अब आप ईडीपी आपको शायद पता होगा, जब आप सीए बनोगे ना, सीए बनने के बाद एक सर्टिफिकेशन होती है बेटा, सीसा। सीए बनने के बाद आप ये सर्टिफिकेशन करना चाहो आप कर सकते हो, मैं तो सबको बोलता हूं करना। सीसा सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, सीसा की क्वालिफिकेशन होती है सीए बनने के बाद। अगर आप ये क्वालिफिकेशन पास कर लेते हो ना, तो आप माने जाओगे कि आपको ईडीपी ऑडिट आता है। ईडीपी मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट आता है। आज बैंक ऑडिट करना हो ना, पीएनबी बैंक, किसी भी बैंक ऑडिट करना हो ना, सीसा मैंडेटरी है। अगर आपके पास सीसा का डिग्री नहीं है, सीसा का डिप्लोमा नहीं है, तो आप बैंक ऑडिट में, क्योंकि बैंक ऑडिट कर ही नहीं सकते। रीजन सब बच्चे बताओ, अगर बैंक मैनुअली चल रहे हैं या बैंक सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बैंकों का काम सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और सॉफ्टवेयर चेकिंग करना आना चाहिए। जब तक हमें बैंकों के सॉफ्टवेयर समझ नहीं आएंगे, हम लोग ऑडिट कर ही नहीं पाएंगे। क्या बात क्लियर है? इकोनॉमिक्स पे एफएम आपको मैंने बताया, इकोनॉमिक्स क्लियर है। हमें ये वर्ड्स देखो, हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की समझ आना चाहिए। व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? बूम है, रिसेशन है, कंपटीशन है, मोनोपोली है, ये क्या है? स्टार्ट्स सैम्पलिंग की बेसिक आइडिया होना चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए, लॉ की बेसिक नॉलेज, टैक्स की बेसिक नॉलेज। अच्छा, लॉ में मैं आपसे पूछता हूं, बिजनेस लॉ की नॉलेज ज्यादा चाहिए या कंपनी लॉ की? कंपनी लॉ की नॉलेज एज ऑडिटर को ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसका क्लाइंट फॉरेन ट्रांजैक्शन में डील कर रहा है, तो क्या ऑडिटर को फेमा लॉ पता होना चाहिए? क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, ऑडिटर को अकाउंट्स की तो सबसे अच्छी नॉलेज चाहिए। मेरा डाउट, बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? क्या रिलेशनशिप क्लियर है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है? क्या उसका अप्रोच, उसको सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए? भाई आवाज नहीं आई। कौन कौन सा सब्जेक्ट फास्ट? पहला, पेपरों के नाम बोल दो, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स। ये नया वर्ड क्या सीखा? बिहेवियर साइंस। स्टार्ट्स इकोनॉमिक्स, और क्या है बेटा? एफएम। ईडीपी एक नया वर्ड है जो सीखना है, और क्या सीखना है? बिजनेस अंडरस्टैंड। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? अब मॉड्यूल में देखो इस चीज को, यही चीज मॉड्यूल में ऐसे है। हाँ जी, अभी नहीं पढ़नी इसको, मैंने आपको समझा दिया। एक बार इसका जरा चलो ट्राई करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ए पॉइंट है कि ऑडिटर सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। यहां से शुरू होगा, ये अकाउंट्स का पॉइंट, ये लॉ का पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट है? बिहेवियर साइंस का पॉइंट। दिस इज इकोनॉमिक्स, नहीं दिस इज इकोनॉमिक्स, दिस इज स्टार्ट्स। वही सारे पॉइंट्स, सेम लैंग्वेज। बोलो बच्चे, क्लियर है? हाँ जी, हो जाएगा बच्चे, आवाज नहीं आई? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक उठाएं, ऑब्जेक्टिव्स। ज्यादा नहीं पढ़ाता, तुम्हें पता है मेरा नेचर। नहीं यार देखो, हंसने की बात थी, तुम सबने मुझसे लॉ पढ़ा है, मैंने इंटर लॉ आराम आराम से पढ़ाया, मैं ऑडिट भी आराम आराम से पढ़ाऊंगा। बट मैं फिर बोल रहा हूं, ऑडिट साथ साथ लर्न करोगे तो ऑडिट सही रहेगी। क्या बात क्लियर है? ऑडिट में अब हमारे सामने कौन सा, अरे वाह, आज हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड बेटा बताओ? ऐसे नंबर 200। ऑडिट की शुरुआत ही, ऑडिट का पहला स्टैंडर्ड ही 200 है। मतलब 0 से 199 के बीच में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पहला स्टैंडर्ड ही ऐसे नंबर 200 है। ऐसे की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हाँ जी, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 क्या बोलता है दोस्तों, बताना बेटा। हमें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। मुझे क्या ऑब्टेन करना है दोस्तों, बोलो बेटा। व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमें क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल मतलब हम ऑलमोस्ट श्योर होने चाहिए या 100% श्योर होने चाहिए? हम ऑलमोस्ट श्योर। हम ऑलमोस्ट श्योर कैसे होंगे? जब हम ऑडिट किसके हिसाब से करेंगे? ऑडिटर पहले खुद तो रीजनेबली अश्योर हो, पहले ऑलमोस्ट श्योर खुद तो हो। क्या श्योर हो बेटा बताओ? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना? आर दे फ्री फ्रॉम मटीरियल? क्या उनमें कोई फ्रॉड एरर तो नहीं है? मटीरियल का मतलब छोटे फ्रॉड्स या बड़े बड़े फ्रॉड्स? बड़े बड़े फ्रॉड्स तो नहीं है। क्या फाइनेंशियल, देखो हिंदी बोल रहा हूं, ऑडिटर आप रीजनेबली श्योर हो, मतलब आप खुद सेटिस्फाई हो ऑडिटर, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी बड़ी गलतियां तो नहीं? अगर बड़ी बड़ी गलतियां नहीं हैं, तभी तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
ऑडिटर, अच्छा एक बात बताओ, पहले ऑडिटर लोगों को बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, या पहले वो खुद सेटिस्फाई होगा कि ट्रू एंड फेयर है? खुद सेटिस्फाई कैसे होगा? चेकिंग करके। चेकिंग कैसे करेगा वो? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तभी तो वो रीजनेबली अश्योर होगा। अश्योर का मतलब होता है तसल्ली। एक बच्ची ने बोला था तसल्ली। रीजनेबल तसल्ली का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट श्योरिटी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा 100% श्योर हो, लेकिन ऑलमोस्ट श्योर हो। ऑडिटर क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ तो, मटीरियल गलती तो नहीं है? मैं मटीरियल बोल रहा हूं। ऑडिटर कह रहे सर 10-20 रुपए की गलती है। यार 10-20 रुपए की गलती को मत देख, कोई बड़ी गलती तो नहीं है। कह रहे नहीं 1 रुपए की गलती। यार मैं फिर बोल रहा हूं 1 रुपए की गलती को मत देख, कोई बड़ी गलती तो नहीं है। कह रहे 1 रुपए की गलती है बैंक में। कहां पे? बैंक में। कितने की? 1 रुपए की। क्या 1 रुपए की गलती हुई है? बैंक ने सब कस्टमर्स के अकाउंट में 1 रुपए फालतू डाल दिया ब्याज का। कितने कस्टमर है? 100 करोड़। कंप्यूटर में एरर आ गया, 1 रुपए ब्याज फालतू चला गया सबके अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑनलाइन जाते सिस्टम से जाते, 1-1 रुपए सबके अकाउंट में चला गया फालतू। 100 करोड़ अकाउंट है बैंक में, 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। छोटा ही है बड़ा? बड़ा। यही चीजें देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गलती तो नहीं है, हमें अश्योर होना है। मैं फिर बोल रहा हूं, अश्योर कैसे होते हैं? जब हम चेकिंग करते हैं। चेकिंग कैसे करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तभी तो हम अश्योर होंगे। जब हम अश्योर होंगे ना, मेरा डाउट, तभी तो हम बोल पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड, आज की क्लास में ये वर्ड बड़ा जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब देखो ये वर्ड बहुत आसान वर्ड है, इंडिया में यही वर्ड चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन अंग्रेज लोग इसको एक और नाम से बुलाते हैं। पेपर में दोनों एक्सेप्टेबल। अगर आप बोल सकते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी वैलिड है। एक और नाम है इसका ट्रू एंड फेयर व्यू का, बेटा ध्यान से देखना। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मेरे दोस्तों अभी मैंने नहीं सिखाया व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये वर्ड सिखाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ट्रू एंड फेयर व्यू को और मुश्किल लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दोनों वर्ड्स एक्सेप्टेबल है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये नहीं कि ट्रू एंड फेयर व्यू लिखने पे कम मार्क्स मिलेंगे। आईसीए कहता है दोनों वर्ड्स एक्सेप्टेबल है, ट्रू एंड फेयर व्यू लिखो या लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं अभी आज की क्लास में इस वर्ड पे जोर नहीं दूंगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये मेरा नेक्स्ट क्लास का वर्ड है। आज जोर किस पे है? ट्रू एंड फेयर व्यू पे। बेटा एक बात बताना, रटने की बात नहीं है। पहले हम अश्योर होंगे या पहले हम ओपिनियन देंगे? हमारी एश्योरेंस कैसी होनी चाहिए? पेपर में वर्ड है रीजनेबल। रीजनेबल मतलब हम खुद क्या होने चाहिए? ऑलमोस्ट श्योर होने चाहिए। ऑलमोस्ट श्योर होंगे तभी तो हम अपना ओपिनियन देंगे। लाइन पढ़ते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट में? हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं बेटे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट में? हमें क्या होना? रीजनेबल अश्योरेंस देनी है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है फ्रॉम मटेरियल? तभी तो हम क्या अपना दे पाएंगे दोस्तों, बताओ किस बात पे? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी के लिए मैं इस वर्ड को छोड़ देता हूं, मैं यहां पे क्या वर्ड लिख लेता हूं ऑब्लिक करके? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ, सब बच्चे यहां पे ऑब्लिक करके लिख लो, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ जी, मेरा सवाल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है? अब एक क्वेश्चन है, सब बच्चे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी गलतियां होंगी तो वो ट्रू और फेयर मानी जाएगी, या जब बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होंगी तो वो ट्रू एंड फेयर मानी जाएगी? जब मटेरियल में स्टेटमेंट्स नहीं होंगी तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर मानी चाहिए। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें क्या होना है? रीजनेबली क्या अश्योरेंस चाहिए हमें? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होंगी तभी तो हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और सेकंड ऑब्जेक्टिव बेटा बताना, हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? हम अपनी बात ओरल में कम्युनिकेट करेंगे या राइटिंग में? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, हम अपनी फाइंडिंग्स को ना वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे जैसे कौन बोलते हैं दोस्तों, बताओ। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, हमें कम्युनिकेट करना है। पहला ऑब्जेक्टिव था हमें अश्योर होना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें क्या अश्योर होना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अश्योर होने के बाद कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करेंगे?
यूजर्स को। कम्युनिकेट क्या करेंगे? ऑडिट फाइंडिंग्स, जो जो हमें मिला वो हम सब कुछ बता देंगे यूजर्स को, बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे कौन बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स। पहले बताएंगे या पहले खुद अश्योर होंगे? उसके बाद जो जो हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी हम उन सारी फाइंडिंग्स को छुपा लेंगे या शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर देंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिट के, पहला टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा टू कम्युनिकेट ऑडिट फाइंडिंग्स। टू कम्युनिकेट ऑडिट फाइंडिंग्स, जो भी ऑडिट में आपको मिला आप शेयर होल्डर्स को बताएंगे, उनसे कोई चीज छुपाएंगे बिल्कुल नहीं। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर से बोलो, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऐसे नंबर कौन सा है बेटा? बोलो ऐसे नंबर 200। 200 का नाम क्या है? नाम पढ़ो 200 का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर। ये पूरा येलो जो मैंने किया ये किसका नाम है बेटा बताना? ऐसे 200 का अभी लर्न नहीं करना। अभी देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या चाहिए? किस बात की? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल। गलती फ्रॉड की वजह से होती है या गलती एरर की वजह से होती है? तभी तो हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ जी मैंने इसकी जगह क्या लिखवा दिया था बताना? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जब हम अश्योर हो जाएंगे तो हम अपनी बात को रिपोर्ट में लिख के कम्युनिकेट कर देंगे। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों बताओ? जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली हम कम्युनिकेट कर देंगे। हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। हम अपनी रिपोर्ट में सारी बातें कम्युनिकेट करेंगे, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। मेरा डाउट, अब इसी को एनालिसिस कर लो। हाँ जी, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। मेरे साथ पहला पॉइंट पढ़ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फटाफट। रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। क्या रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस एक ही बात है? मैंने दोनों के बीच में कांटा मारा, बताओ दोनों में से डिफरेंस। वॉच डॉग, ब्लड हाउंड। वॉच डॉग कौन सी एश्योरेंस देगा? वॉच डॉग। और ब्लड हाउंड क्या देगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस की कुछ गड़बड़ नहीं है। ऑडिटर क्या है? ऑडिटर तो वॉच डॉग है। और देखो फिर फर्क तुम बताओ कि दोनों में फर्क क्या है इन वर्ड्स में? रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल का मतलब ऑलमोस्ट सही है और एब्सोल्यूट का मतलब 100% सही है। ऑडिटर कभी नहीं कह सकता 100% सही है, उसको हमेशा क्या कहना है? क्या बात क्लियर है? ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस अलग वर्ड है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस अलग वर्ड है। देखो मैंने क्या लिखा? हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बट नॉट। कोई बच्चा बताएगा ये हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वर्ड किसके लिए आ रहा है? हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रीजनेबल के लिए या एब्सोल्यूट के लिए? हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हाई लेवल का मतलब है रीजनेबल, मतलब हमें 99% एश्योरेंस चाहिए, लेकिन हमें कंप्लीट गारंटी मतलब 100% एश्योरेंस नहीं चाहिए। हमें हाई लेवल चाहिए। हाई लेवल का मतलब जितना ज्यादा दे सकते हो उतना ज्यादा दे दो, बट हमें कंप्लीट एश्योरेंस नहीं चाहिए। ऑडिटर ऑडिट किसके हिसाब से करता है दोस्तों बताना? नहीं, थर्ड पॉइंट अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थर्ड छोड़ देते हैं। बताना गलती किसकी वजह से होती है? फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से, या दोनों की वजह से? अच्छा मुझे बताओगे, अगर मेरा डाउट है बिल नंबर 92 बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, ये कैसी गलती है? फ्रॉड है या एरर है? भूल गए, एरर है। जानबूझ के जीरो बढ़ा दी है, ये गलती दोनों की वजह से हो सकती है। ऑडिटर को दोनों कंसिडर करने हैं। हाँ जी, ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस अलाउ ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कंप्लायंस विद द फ्रेमवर्क। ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे बताता है दोस्तों? बोलो, राइटिंग में। ये हमारा ऑडिटर का क्या है? ऑब्जेक्टिव। हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है और अपनी रिपोर्ट बना के उसमें मेंशन कर देना है। यही दो ऑब्जेक्टिव है हमारे ऐसे दोस्तों में, बहुत इंपॉर्टेंट। बस आज और नहीं पढ़ेंगे। मेरा डाउट ठीक ठीक लगा लेते हैं। आज हमने समरी के कितने पेज करे? 1.5 पेज किया। पहली क्लास थी, अप्रॉक्सीमेटली 2 पेज हो गए, बट यूजुअली हम कोशिश करा करेंगे 3 साढ़े 3 पेज हो जाए। ये एवरेज रखे 180। कितने पेज बोला था मैंने समरी में? 200 पेज है समरी में, तो ठीक ठीक लगा लो। 3 पेज रोज के करेंगे तो 70 क्लास, 4 पेज रोज के करेंगे तो 50 क्लास। वो अब आपके हाथ में है। 4 पेज ज्यादा हो जाती है, वो तो क्लास आप काउंट कर सकते हैं कितनी क्लासेस लगेंगी। मैंने आपको आइडिया दे दिया। हाँ जी, अरे जाने को नहीं बोला अभी मैंने। यस,
एक बार जरा समअप कर दे, खत्म करें टॉपिक को। आवाज नहीं क्लास। बताओ जी, ऑडिट कब से चल रहा है? एशियन टाइम से या मिडीवल टाइम से? कौन से अर्थशास्त्र थे? कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? तब से चल रही है। कहां से डिराइव हुआ है वर्ड ऑडिट? लैटिन वर्ड ऑडायर। पहले ऑडिटर सुनते थे। क्या बेटा बताओ, ये बात क्लियर है? ऑडिट की डेफिनेशन समझ आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है? भाई आवाज नहीं आ रही? ठीक है, मेरा ऑडिट का नेचर क्लियर है। हमारा काम अश्योरेंस देना है। हमारी अश्योरेंस कैसी होगी? एब्सोल्यूट या रीजनेबल? ऑडिट का किसी सब्जेक्ट से कोई रिश्ता नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। क्या बात क्लियर है? ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? हमारे दो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। ये बात रिपोर्ट में मेंशन कर देनी है। क्या बात क्लियर है? भाई आवाज नहीं आई? एक मिनट। ओके, मेरा डाउट सब लोगों से, एक मिनट रुकते हैं बस। देखो, पहले वाली जो समरी बुक थी ना, वो ये थी, उसमें इस तरह से थे, ये रंग बिरंगी, समझ रहे हो? लेकिन अब वाली जो ऑडिट बुक है वो इस तरह की है। कौन सी बेटर लग रही है? ये वाली जो बोर्ड पे खुली हुई है? हाँ जी, मेरा डाउट, चलिए, मेरे को तो जो सबसे बेस्ट लगी मैंने वो आपके लिए आपकी इस बार तैयार करी है। हाँ जी, मेरा डाउट, एक मिनट बस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। दो सौ के हिसाब से हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है या रिपोर्ट देना? दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर? हमें अपना क्या देना है? क्वेश्चन नंबर 10। बातचीत नहीं प्लीज। हमें बैलेंस शीट पे ओपिनियन देना है, पीएनएल पे या कैश फ्लो स्टेटमेंट पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तीनों आ जाएंगी बेटा? बोलो। क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ तो लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आर मेंशन बाय ऑडिटर? ऑडिटर को छोटी मिसस्टेटमेंट चाहिए या मटीरियल? क्वेश्चन नंबर 12। मैंने बोला ना ऑडिट में यार ऑडिट लॉ से बहुत आसान है, मैं मजाक नहीं कर रहा। समझने में आसान है, लर्न आपके ऊपर है। अगर आप सिंसियरली लर्न करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑडिट में ज्यादा है। कैसा एश्योरेंस चाहिए बेटा? रीजनेबल। लो जी, ये देखो, इन्होंने केस स्टडी मॉड्यूल में दे रखी है, केस स्टडी 1, रोहित गुरप्रीत अली गौरवजी वाली। मैं केस स्टडी पढ़ा ही नहीं रहा। हाँ जी, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ लो बिना केस स्टडी पढ़े। क्वेश्चन 1, ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ये तो सारे में लिखा है, लेकिन उसका एश्योरेंस लेवल कैसा होता है? तो कौन सा आंसर करेक्ट है? एक मिनट। ये वैसे आगे आएगा क्वेश्चन 9, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो फिर भी।
क्वेश्चन नंबर 9th, लालजी भाई गलती क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? वो एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो रहे हैं कि उनका पैसा सेफ है, मेरा पैसा डूबेगा नहीं कंपनी में। बताओ, क्या ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ के आप एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो सकते हो या रीजनेबली सेटिस्फाई हो सकते हो? क्या ऑडिटर कोई गारंटर है? तो बताओ, क्या ये बात क्लियर है? ऑडिटर कोई गारंटर नहीं है। देखो अब आरटीपी मई 24 में कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन है आरटीपी मई 24। बकवास कर दी सारी, सिर्फ डिमांड यहां से पढ़ना क्या है इन दिस कंटेक्स्ट से, डिमांड पढ़ो। सीधा आपसे क्या पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? पहला, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, वो क्वेश्चन से रिलेट करके आंसर देंगे। देख लेते हैं कुछ और अभी कर सकते हो या नहीं, बस एक आधा मिनट और है। चलिए, अच्छा जैसे ये बुक में क्वेश्चन बैंक जो पिछले बैच का है, इसमें ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, मिक्स है। मिक्स समझ गए? हमें खुद ढूंढना है कौन सा क्वेश्चन क्या है। मेहनत करूं आपके लिए, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दूं। टॉपिक वाइज सेग्रीगेट मतलब जो टॉपिक आज पढ़ा उसके क्वेश्चन एक हेडिंग में, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अलग, स्कोप के अलग, एडवांटेज के अलग, वो कर दो सेग्रीगेशन, या ऐसे मिक्सर मैच छोड़ दो, खुद ढूंढ लेना सेग्रीगेशन। ठीक है, आपको जो बुक मिलेगी उसके अंदर सेग्रीगेटेड फॉर्म में होंगे। एंड वेरी क्लियरली आपको मैं बता देता हूँ, मैंने वॉल्यूम 1 जो नया रेडी किया है, आज मुझे हटवाना पड़ेगा आपके कहने पे। मैंने उसमें वही चैप्टर डाले जो मैंने आपको बोले, है ना, 1 2 6 11 वन 4 और कौन सा है 7 और 8। पर मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने ये वॉल्यूम रेडी है मेरा, आज या कल मैं प्रिंटिंग में भेज दूंगा ये वॉल्यूम। हाँ, हुआ क्या कि वॉल्यूम 1 में ये तो रेडी कर दिया मैंने, है ना, मैंने क्वेश्चंस भी सेग्रीगेट कर दिए। बट मैंने सोचा, मैंने कहा यार बुक्स बहुत सारी हो रही हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम 1 हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया, क्वेश्चन बुक हो गया, समरी बुक हो गई और केस स्टडी बुक हो गई, 5 बुक्स हो रही हैं। क्वेश्चन बैंक, समरी बुक एंड देन केस स्टडी। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा क्वेश्चन बैंक को वॉल्यूम्स में ही इंटीग्रेट कर दो, टॉपिक के नीचे। बात समझना, उससे एक बुक आपकी पूरी, नहीं तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बहुत पतली पतली बनेगी। टोटल पेज 300 है ऑडिट के, वॉल्यूम 1 में 150, वॉल्यूम 2 में 150। 5 बुक्स या क्वेश्चन बुक मर्ज करूं, जल्दी बोलो। 5 बुक्स, थक तो नहीं जाओगे देख के? भाई 5 ऑडिट की बुक्स मिली है भाई, है तो हाँ 5, ठीक है 5, डर तो नहीं जाओगे बुक्स देख के? चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय टू ऑल। समरी आपके पास है, जितना पढ़ाया रिवाइज करके आइएगा प्लीज। बाय टू ऑल।